नमस्कार, मैं अभिषेक सराफ। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2019 में मेरा अखिल भारतीय वरीयता क्रमांक 8 है और आप देख रहे हैं डीकेटी। इस वीडियो में मैं अपना प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। सबसे पहले बात आती है कि आप तैयारी कहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्रीलिम्स के लिए कैसे अप्रोच रखेंगे, मेंस और इंटरव्यू के लिए कैसे अप्रोच रखेंगे। तो स्टार्टिंग में अगर कोई एडवाइस देना चाहूँगा किसी भी कैंडिडेट को, तो सबसे पहले ये बोलूँगा कि आप क्लियरली सोचिए कि आप तैयारी क्यों करना चाहते हैं, सिविल सर्विस में क्यों आना चाहते हैं। क्या आपका मोटिवेशन है, क्या आपका इंस्पिरेशन है, क्या आपका पर्पस है। मैं सिर्फ ये थियोरेटिकली नहीं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल बहुत बात है ये, क्योंकि जब आप फेलियर्स फेस करेंगे किस एग्ज़ाम में, और आप फेस करेंगे फेलियर, चाहे आप पहले अटेम्प्ट में रैंक 1 लेके आएँ, फिर भी आप फेलियर फेस करेंगे। आपको चीज़ें याद करने में दिक्कत होगी, आपको स्ट्रैटेजी बनाने में दिक्कत होगी, आपको कंटेंट समझ में नहीं आएगा, हो सकता है टेस्ट सीरीज़ में आपके मार्क्स ना आए, हो सकता है आपको इंटरव्यू स्ट्रेसफुल हो जाए, हो सकता है आप बीमारी में पड़ना पड़े आपको। तो ये सब चीज़ें जब आप फेस करेंगे, तब जो आपका मोटिवेशन है, तब जो आपका इंस्पिरेशन था, तब जो आपका पर्पस है कि आप क्यों सिविल सर्विस में आना चाहते हैं, वो आपको हेल्प करेगा। डिप्रेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, एंजाइटी होगा। कई बार अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी में कुछ लोग हैं जो आपकी प्रॉब्लम्स का भी मजाक उड़ाएंगे। तो वो चीज़ों से जब आपको मोटिवेशन है जो आपका है, वही आपको आगे निकाल पाएगा। तो सबसे पहले तैयारी करने से पहले आप ये सोचिए कि आप करना क्यों चाहते हैं तैयारी। आपका खुद का पर्पस है, आपके पिताजी मम्मी पेरेंट्स का ड्रीम है, नहीं तो कुछ और पर्पस है। जो भी है उसको क्लियरली रखिए और आइडेंटिफाई कीजिए कि आपका क्या मोटिवेशन है। सेकेंडली, मैं ये एम्फेसाइज़ करना चाहूँगा कि तैयारी से पहले आप अपना जो मेंटल हेल्थ वाली बात होती है, जो आपका रोबस्ट फैमिली सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम है, वो बनाइए। उसमें आपके फैमिली वाले ही होंगे, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, पीयर्स भी हो सकते हैं, कुछ वेल विशर्स भी हो सकते हैं, कई बार मेंटर्स जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आपके गाइड्स होते हैं वो भी हो सकते हैं। उसका पर्पस ये है कि आप, जैसा मैंने बताया था, कि फ्रस्ट्रेशन होगा, टेंशन होगा, एंजाइटी होगा, डिप्रेशन होगा, फेलियर्स होंगे, उनसे डील करने में आपको मेंटली वो लोग इनेबल करेंगे, मोटिवेट करेंगे और आपकी जो शॉर्टकमिंग्स है उस पर आपको एडवाइस करेंगे कि आप उससे कैसे ओवरकम करें। तो ये चीज़ बनाइए। तीसरा ये है कि देखिए, सोशल मीडिया से काफ़ी लोग परेशान रहते हैं कि मतलब मेरा कॉलेज का बैचमेट है, उसका 1 करोड़ का पैकेज है ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, और मैं आज अनएम्प्लॉयड बैठा हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं बोल रहा हूँ कि फेसबुक रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ एनीवन्स लाइफ और इट इज़ डिज़ाइन टू डू सो। तो मैं ये बोलूँगा कि किसी दूसरे के लाइफ के हाईएस्ट पॉइंट्स को देख के खुद को नीचा मत मानिए, खुद जेलसी फील मत कीजिए। क्यों? क्योंकि वो जिस लाइन में चले थे उसमें उन्होंने कुछ अचीव कर लिया है, आप उस लाइन के स्टार्टिंग में हैं। आप एक रेस कार हैं जो अभी रिपेयरिंग पिट में है, वो रेस कार है जो रेस जीत चुके हैं। तो उनसे खुद को कंपेयर मत कीजिए। अन्यथा मैं ये एम्फेसाइज़ करूँगा कि सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हो सकता है, रिक्रिएशन के लिए भी, नए मटेरियल के लिए भी, और एग्जाम्पल्स के लिए भी, और मेंस और इंटरव्यू के कंटेंट के लिए भी। वो जब मेंस और इंटरव्यू की बात करेंगे तो वो मैं आपको बता सकता हूँ। अब मैं आता हूँ कि आप स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे तैयारी की। देखिए, कहने को जनरल स्टडीज़ होता है, बट काफ़ी बड़ा नॉलेज बेस चाहिए होता है आपको, काफ़ी बड़ा बैकग्राउंड चाहिए होता है इन सब चीज़ों को समझने के लिए। कई बार वेल रेड कैंडिडेट्स होते हैं, उनका नॉलेज बेस बड़ा होता है। कई बार जैसे रिलेटिवली लेस अवेयर कैंडिडेट्स होते हैं, जैसे मैं था। जब मैंने तैयारी स्टार्ट करी तो मैं ये एग्जांपल्स भी दे सकता हूँ। ऐसे लोग भी हैं जिनके सामने मैंने बात करी थी कि सुप्रीम कोर्ट को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लेना देना। ये मेरा नॉलेज बेस था। फंडामेंटल राइट्स में मैं मानता था कि 19(1) में जो 6 राइट्स लिखे हैं वही फंडामेंटल राइट्स हैं इंडियन सिटीज़न के। इतना कम मेरा नॉलेज बेस था। अगर किसी का इतना कम नॉलेज हो तो उनको बहुत सारा रीडिंग करना पड़ेगा, बहुत सारा बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा, बहुत सारा बेस बनाना पड़ेगा, बहुत बड़ा फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। उसके बाद वो टारगेटेडली तैयारी कर सकते हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की। कई कैंडिडेट्स होते हैं जिनका पहले से रीडिंग की हैबिट रहती है, तो वो अपना नॉलेज बेस पहले से बना लेते हैं और फिर 1 साल की तैयारी से भी क्लियर कर पाते हैं। बट आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट एवरी कैंडिडेट टू नॉट बी मिसगाइडेड कि आप 0 से स्टार्ट करो और 1 साल में आप IAS बन जाएं। ऐसा होना बहुत अनलाइकली होता है, रेयरली होता है, हो भी सकता है, बट मैं ऐसा बोलूँगा कि आप मिसगाइड ना हो इससे। अब बात आती है प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स में लोग बोलते हैं कि XYZ मटेरियल आ जाएगा, मेंस 365 आ जाएगा, प्रीटी 365 आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, शून्य के नोट्स आ जाएंगे, पढ़ लेंगे, 2 महीने में हो जाएगा प्रीलिम्स। कुछ लोगों का हो भी जाता है, पर मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती थी कि साल भर प्रीलिम्स की तैयारी चलती है, मेंस से अलग। मेरे प्रीलिम्स के नोट्स अलग रहते थे, मेंस के नोट्स अलग रहते थे। प्रीलिम्स में मैंने आपको बताना चाहूँगा कि एवर नोट पे मैं नोट्स बनाता था। मैंने नोटबुक स्टैक बना रखा था, मेंस GS1, मेंस GS2, मेंस GS3। नोटबुक स्टैक में नोटबुक्स थी मेरी, टॉपिक वाइज। जितने 20-21 टॉपिक हैं, हर पेपर पे एक नोटबुक थी, हर टॉपिक पे एक नोटबुक थी, और उस नोटबुक में रेलिवेंट जो टॉपिक्स के सब टॉपिक्स हैं उसके नोट्स होते थे। ऐसे ही मैंने प्रीलिम्स के नोट्स बना रखे थे। प्रीलिम्स GS1, प्रीलिम्स GS2, प्रीलिम्स GS3। GS1 में क्या, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, ज्योग्राफी, कल्चर, ये सब टॉपिक्स होते थे। और इस पे जो भी करंट में आया है, मॉडर्न इंडिया, जो भी करंट में आया है, न्यूज़ में आया है,
मैं इनसाइट्स ऑन इंडिया, सिविल्स डेली और IAS बाबा, इन तीनों को रेगुलरली फॉलो करता था। डेली करंट अफेयर्स के जो उसके नोट्स आते हैं वो फॉलो करता था, और उनके जो क्विजेस थे वो फॉलो करता था। इन सब चीज़ों से मैं साल भर अपने प्रीलिम्स के नोट्स में चीज़ें इकट्ठा करता रहता था। वैसे प्रीलिम्स GS2 में जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट का, नहीं तो जो बाकी टॉपिक्स हैं उसके मैं नोट्स बनाता रहता था साल भर, टॉपिक वाइज। वैसे ही प्रीलिम्स GS3 का जो मेरा नोटबुक था उसमें मैं टॉपिक के नोट्स बनाता रहता था। जैसे डिफेंस एक्सरसाइजेज हैं, डिफेंस नए वेपन्स जो टेस्ट होते हैं, नहीं तो इकोनॉमी है, नहीं तो फिर जैसे आपका इन्वायरमेंट है, ये सब टॉपिक्स पे मैं नोट्स बनाता रहता था। आपने देखा होगा कि बेसिकली GS1, GS2, GS3 के ही टॉपिक्स हैं जिनको मैंने प्रीलिम्स के लिए डिवाइड कर दिया एज़ पर रेलेवेंस। तो वैसे मैं नोट्स साल भर बनाता रहता था इन 3 वेबसाइट से। फिर मेरा टारगेट ये था कि प्रीलिम्स के पहले वाले दिन से लेके पिछले 1 साल तक आपको 6000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना है। 6000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे करेंगे? IAS बाबा का 60 डे प्रोग्राम, 30 क्वेश्चंस पर डे, 1800 क्वेश्चन ये हुए। 15 क्वेश्चन मैंने बताया था IAS बाबा, सिविल्स डेली और इनसाइट्स, इनके क्विज आते थे 5-5 क्वेश्चन पर डे हर वेबसाइट पे। 15 क्वेश्चन पर डे ये हो गया। इसको मैं रोज़ सॉल्व करता था, एक लाइन का। फिर अगर मान लीजिए कोई मेरा क्विज़ का क्वेश्चन गलत हुआ तो 1 लाइन का मैं नोट बना देता था। ये क्विज़ करके मेरा नोट था एवर नोट में, प्रीलिम्स के नोट्स में ही। वो मैं साल भर इकट्ठे करता रहता था। ऐसे 1000, 1500, 2000, 3000 पॉइंट्स के नोट्स बन जाते थे। अब वो प्रीलिम्स के आखिरी 2 महीने में रिवाइज़ करता था। बट अगर आपने ये साल भर नहीं करा तो आपको 15-20 दिन लगा के ये प्रीलिम्स के पहले 2 महीने में आपको करना पड़ेगा। इससे क्या होता था, फिर 2-2500 क्वेश्चन ये हो गए, 1800 क्वेश्चन 60 डे प्रोग्राम से हो गए। और विजन IAS या किसी भी एक अच्छी कोचिंग की आप टेस्ट सीरीज़ उठा के कर लीजिए थ्रू एंड थ्रू, टेस्ट नंबर 1 से टेस्ट नंबर 35 तक, या टेस्ट नंबर 1 से टेस्ट नंबर 30 तक। 3-3500 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। उसके आप नोट्स बनाएंगे, ये करके 6000 क्वेश्चन टोटल इकट्ठे हो जाएंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक लिस्ट जो किसी भी वेबसाइट की पे दी हुई है प्रीलिम्स के लिए, जैसे मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम, एंशिएंट इंडिया के लिए रामचरण शर्मा, मेडिवल के लिए सतीश चंद्रा, उसके बाद ज्योग्राफी के लिए NCERT 11, 12, 9, 10 अगर आपके पास टाइम हो, और लियोंग। उसके बाद आपका इन्वायरमेंट के लिए मैंने शंकर IAS पढ़ा था। उसको इन्वायरमेंट के लिए पढ़ने का तरीका ये कि पीछे से स्टार्ट करें, इंटरनेशनल कन्वेंशन जो हैं वो पढ़े, क्योंकि आजकल वो आता है, और करंट अफेयर्स में जो चला है वो आता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए सिर्फ करंट अफेयर्स है। साल भर मैंने नोट्स बनाए थे अपने इन 3 वेबसाइट से, और उनको मैं यूज़ करता था। उसके बाद पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत स्टैंडर्ड है, वो आपको कई बार रिवाइज़ करना है। उसका हर वर्ड कवर टू कवर उसको पढ़ना है। कुछ टॉपिक्स हैं जो उसमें उतना रेलेवेंट नहीं होंगे, उन पर कम फोकस करना है। और उसके बाद जो साल में गवर्नमेंट की स्कीम्स आई हैं उनके मैं अपने साल भर नोट्स बनाता रहता था। ये चीज़ें मैं आखिरी 1 महीने में रिवाइज़ करता था उठा के। ये जो चीज़ें मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं, और 15-20 दिन मेरे को लगते थे एक्स्ट्रा। अगर मैंने क्वेश्चंस नहीं कर रखे हैं साल भर के तो 15-20 दिन लगा के, जो मैंने क्विज़ेस की बात करी थी, वो 15-20 दिन लगा के मेरे को करना पड़ता था प्रीलिम्स के पहले। अगर मैंने क्वेश्चंस कर रखे हैं, जो जनरली मैं करता ही था, तो वो 15-20 दिन की मेहनत बच जाती थी। अब ये साल भर के 6000 क्वेश्चन के नोट्स आप कैसे रिवाइज़ करेंगे? एक दिन में आप बैठ जाएँ और 50 पन्ने के नोट्स रिवाइज़ करने लगें, कुछ याद नहीं रहेगा। उससे उल्टा बैकफायर करेगा। बैकफायर कैसे करेगा? एग्जाम में आप ऑप्शन्स देखेंगे, आपको वेगली चीज़ें याद आएंगी, एक्यूरेटली याद नहीं आएंगे, आप गलत ऑप्शन लगा के आ जाएंगे। तो ऐसा मत कीजिए। करता मैं ये था कि मैंने 30-50 पन्ने के नोट्स बन गए मेरे, ये 1500 क्वेश्चन के जो नोट्स थे, 1500 पॉइंट्स के जो नोट्स थे। अब उसको मैंने खोल के एक बुकलेट बना ली, अपनी टेबल पर रखता था। आते जाते 1 पेज रिवाइज़ कर लिया, फिर आते जाते 1 पेज रिवाइज़ कर लिया। ऐसे करते करते 20-25 दिन में वो होते थे 15-20 पन्ने के, 30 पन्ने के जो नोट्स थे वो। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे दिमाग में चीज़ें बैठती हैं। जितना तेज़ी से आप याद करेंगे उतना तेज़ी से उसको भूलेंगे भी, और रिप्रोड्यूस भी नहीं होगा। अब ये आ गया, आपने पढ़ाई तो कर ली, आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कर लिए, आपने स्टैंडर्ड बुक लिस्ट भी रिवाइज़ कर लिया, आपने बुक मार्क भी कर रखी है। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आपने नोट्स भी बना लिए। एक चीज़ मैं एम्फेसाइज़ करूँगा, सेम बुक हो सकती है पर उसको पढ़ने का तरीका अलग होगा प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए। फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रम हर ही कोई पढ़ता है, हर कैंडिडेट पढ़ता है, देयर इज़ नो एक्सेप्शन। पर अगर आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको फैक्ट्स ज़्यादा देखने पड़ेंगे कि कौन सा लीडर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड थे, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कब सेट हुई, क्रोनोलॉजी क्या थी, कौन से मूवमेंट में कौन पार्टिसिपेट करे, कौन ने पार्टिसिपेट नहीं करा, अगर कोई पैक्ट हुआ तो उसके क्या पॉइंट्स थे। वो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि किस लीडर ने कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश किया। ये सब चीज़ें आपको प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में तो आइदर यू नो इट और यू डोंट, देयर इज़ नो मिड वे। या तो आप क्वेश्चन देखते ही साथ लगा देंगे, आपको छोड़ना पड़ेगा वो क्वेश्चन। इसीलिए फैक्चुअल चीज़ों पे प्रीलिम्स के लिए फोकस करते हैं। और जब मेंस की बात आती है तो एनालिटिकल कंटेंट जो होता है उस पर फोकस करते हैं। फैक्ट्स आप अपने एनालिटिकल कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट फैक्ट्स दूसरे भी यूज़ कर सकते हैं। आपको XYZ फैक्ट याद नहीं है, दूसरा फैक्ट यूज़ कर लीजिए, आप अपना पॉइंट सपोर्ट कर पाएंगे। तो प्रीलिम्स के लिए फैक्चुअल चीज़ें, मेंस के लिए एनालिटिकल चीज़ें। ये तो हो गया पढ़ने का तरीका। अब मैं बताऊँगा पेपर सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी। पेपर में प्रीलिम्स का 3 आइट्रेशन में सॉल्व करता था, 100 क्वेश्चन 3 आइट्रेशन। उसका तरीका ये होता है कि पहले आइट्रेशन में आप 3 चीज़ें करेंगे। उसमें आप क्या करेंगे, पहले आइट्रेशन में 40, 45, 50, 55 जो क्वेश्चन आपको 100% गारंटी से आते हैं उनको मार्क कर देंगे।
दूसरी चीज़ आप ये करेंगे, जो क्वेश्चन आपको गारंटी से नहीं आते हैं, कोई आइडिया ही नहीं लग रहा है, मैंने कभी सुना नहीं, मेरे को प्रीलिम्स में उस पेपर को उस क्वेश्चन को उठा के देखना ही नहीं है, उस क्वेश्चन को आप पूरा स्ट्राइक ऑफ कर देंगे कि ये क्वेश्चन पे मुझे अगली बार नज़र नहीं डालनी है 2 घंटे में। और तीसरी चीज़ आप ये करेंगे, जो क्वेश्चन आपको 50-60% श्योर है, मतलब 50-50% श्योर है, 60-40, 70-30 ऐसा श्योर है, उसमें जो 2 ऑप्शन है उसको मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब पहले इटरेशन में आपने 55 क्वेश्चन कर दिए जिसका आपको 100% श्योरिटी थी। टारगेट ये है कि 85 से 90 क्वेश्चन सॉल्व करना होते हैं, वो ऑप्टिमम अटेम्प्ट होता है। उसमें आप 85 क्वेश्चन करें, 15 क्वेश्चन गलत हो गए, 65 क्वेश्चन नेट सही हो गए, 130 नंबर आ गए। टारगेट मेरा ये रहता था कि जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उससे आप 20 नंबर ऊपर टारगेट करेंगे, फॉरेस्ट सर्विस का कट ऑफ निकालने की कोशिश करेंगे। क्यों चाहता मैं ये था कि लोग बोलते हैं प्रीलिम्स इज़ अ मैटर ऑफ लक, मैं ऐसा नहीं मानता, इट इज़ अ मैटर ऑफ हार्ड वर्क। मेरा ये था कि अगर आप एग्जाम रूम में जा रहे हैं तो ऑन अ डिफरेंट डे विद अ डिफरेंट पेपर आई स्टिल विल बी एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स। इस माइंडसेट के साथ जाएंगे, इस कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। होगा ये इससे जैसे ही आप आए वापस, किसी भी कोचिंग XYZ डज़ नॉट मैटर, आपने उसके आंसर की उठा के अपना मैच करा मार्क्स और वो आ रहे हैं 15-20 नंबर ऊपर एक्सपेक्टेड कट ऑफ के, तो आपको वो पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा, आप अगले ही दिन से मेंस की तैयारी कर सकते हैं। वरना आप गूगल करते रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, डिस्कशन डिबेट रूम्स में पार्टिसिपेट करते रहेंगे, डिबेट करते रहेंगे कि नहीं मेरा आंसर सही है तुम्हारा गलत है, तो मेरा कट ऑफ निकल जाएगा 1-2 नंबर से। और कभी कभी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, UPSC के आंसर की अलग ही निकलती है सारी कोचिंग से, तो वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ जाता है। तो ये पीस ऑफ माइंड के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालता था मैं, एंड इट हेल्प मी अ लॉट। अब कमिंग टू द पेपर, इसीलिए मैं ये करता था कि इतने सारे क्वेश्चंस करें, 85 to 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना ही करना है, और इतने सारे टेस्ट सीरीज़ करता था। सेकेंड आइट्रेशन का मैंने बताया था, सेकेंड आइट्रेशन में आप 50-50%, 60-40%, 70-30% श्योर जो वाले क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट करेंगे। क्यों 55 से आपको 85 तक अपने नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स पहुँचाने हैं। जो पार्शियल श्योरिटी वाले क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर रहे हैं उसमें मैं बोलूँगा 2-4 नहीं करेंगे, 20, 25 और 30 के आसपास करेंगे एटलीस्ट। क्यों प्रोबेबिलिस्टिकली आपको अगर ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो पॉजिटिव स्कोर की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, 2-3 क्वेश्चन में आपका नेगेटिव मार्किंग भी हो सकता है। तो और फिर तीसरी बात मैं एम्फसाइज़ ये करना चाहूँगा इसमें कि जब आप 35 टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लेते हैं, 100 क्वेश्चन के फुल लेंथ पेपर सॉल्व कर लेते हैं, तो एक आपका प्रैक्टिस डेवलप हो जाती है कि आपको यू आर एबल टू जज कि मैं किस क्वेश्चन में ज़्यादा श्योर हूँ। 70-30% प्रोबेबिलिटी किस में, 50-50% प्रोबेबिलिटी किस में। तो पहले आप 70-30 वाले जो क्वेश्चन हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे अपने सेकेंड आइट्रेशन में, और फिर अगर आप 85 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कम श्योरिटी वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। दिस इज़ नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, बट ये हर कैंडिडेट के साथ होता है। जिनने भी इतने पेपर सॉल्व करें उनके साथ मैंने देखा कि ये हो जाता है। पहले अटेम्प्ट में आप सिर्फ 100% श्योरिटी वाले करेंगे, आपका दिमाग वैसा ओरिएंटेड रहेगा। दूसरे अटेम्प्ट में आप लेस श्योरिटी वाले 70-30, 60-40 वाले अटेम्प्ट करेंगे, आपका दिमाग वैसा ओरिएंटेड रहेगा। और तीसरे में अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं 85 क्वेश्चन तक, तो 50-50% वाले भी कर सकते हैं। उसमें भी अगर आप 10-12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो यू हैव अ डिसेंट इनफ चांस टू गेट अ पॉजिटिव स्कोर। दैट इज़ हाउ यू अटेम्प्ट द प्रीलिम्स पेपर। और फिर टारगेट ये है कि आप फॉरेस्ट सर्विस का कट ऑफ क्लियर करें, भले ही आप फॉरेस्ट सर्विस के लिए अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, जिससे आपको मेंटल पीस मिले और बैकिंग रहे, आपको कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम रूम में जा पाएँ। प्रीलिम्स में एक चीज़ और है, जैसे एटलस जो अपना होता है वो आता है, उसका रिलेटिवली कम एम्फेसिस होता है, या बल्कि कई बार ना के बराबर होता है मेंस में। एटलस में आपको बहुत स्पेसिफिकली चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि XYZ माउंटेन कहाँ है, XYZ रिवर कहाँ से निकलती है, कौन कौन सी कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ हैं कि नहीं है, माउंटेन रेंजेस के मतलब किस किस कंट्रीज़ को स्पैन करते हैं, और किस किस कंट्रीज़ की बाउंड्री कौन सी रिवर्स हैं। ये तो कुछ छोटे से एग्जांपल दिए मैंने, काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होती हैं एटलस में। तो एटलस पढ़ने का मेरा तरीका तो ये था कि मैं रेड पेन अपने हाथ में रखता था, वो चीज़ें अंडरलाइन करता जाता था कि क्या क्या मैंने देख लिया, क्या क्या देखना, या फिर अगले अटेम्प्ट में अगर ज़रूरत पड़े तो क्या क्या देखना है। आप एक दिन में अगर 10 घंटे बैठ के एटलस पढ़ेंगे तो आपका दिमाग में सब वो चीज़ें जम्बल्ड हो जाएंगी, रिप्रोड्यूस एग्जाम में नहीं होगा, गलत ऑप्शन मार्क करके आएंगे क्योंकि आपको वेगली याद होगा 50-50% प्रोबेबिलिटी पे। तो ऐसा ना करें। मेरा तरीका ये था कि आप एटलस में देखिए, स्ट्रेनुअस उतना होता नहीं है, रिफ्रेशिंग सा होता है, देख सकते हैं आराम से बैठ के, देखना ही होता है, ज़्यादा तो कुछ उतना करना नहीं होता है। तो रात को सोने से पहले 1-1.5 घंटा 1 महीने के लिए एटलस देखते थे, आराम से बैठ के मार्क करते जाते थे। जो रिवर्स थी उसको हाईलाइट कर लिया था मैंने, जितनी भी रिवर्स मेरे को देखनी थी, तो उनका ट्रैक जो पाथ है वो हमेशा फॉलो नहीं करना पड़ता था, हाईलाइटेड बहुत आसानी से दिख जाता था। वैसे स्टेट बाउंड्रीज़ मैंने रेड पेन से मार्क कर दी थी, जितने भी पीक्स मेरे को याद करने थे, डैम वगैरह याद करने थे, वो मैंने रेड पेन से मार्क कर दिया था। फिर एक तरीका ये होता है कि जैसे आजकल क्वेश्चन आता है कि नॉर्थ टू साउथ इन कंट्रीज़ को अरेंज कीजिए, नॉर्थ टू साउथ कैपिटल्स को अरेंज कीजिए, नॉर्थ टू ईस्ट टू वेस्ट कैपिटल्स को अरेंज कीजिए। उसके लिए क्या करता था, जितने भी पैटर्न्स मेरे को दिखते थे एटलस में कि ये क्वेश्चन प्रोबेबल बन सकता है, उसमें मैं नॉर्थ टू साउथ लिख देता था एक जगह पे, जिससे हर बार जब अगली बार आप रिवाइज़ कर रहे हैं तो आपको वो पैटर्न फिर से पूरा देखने में टाइम नहीं लगाना, आप रीड करके उससे आगे बढ़ सकते हैं। तो एक चीज़ एटलस पढ़ने में मैं ये करता था। अब बात करते हैं मेंस की। मेंस में क्या होता है, GS 1, 2, 3, 4 हर पेपर का अलग कंटेंट है, अलग स्ट्रैटेजी रहेगी, अलग सोर्सेज रहेंगे, अलग आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा। वो टाइम जो आप डिवोट करेंगे दैट विल डिपेंड ऑन योर नॉलेज बेस, कंफर्ट विद द सब्जेक्ट, एज वेल एज़ कितना डेप्थ में आप जाना चाहते हैं। अब डेप्थ आप कैसे समझेंगे, नए कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है। कई बार ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पता या वाकई पता करने की ज़रूरत नहीं है।
इतना कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है। उसके लिए आप क्या करेंगे, सीनियर कैंडिडेट्स जो हैं, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो फिर से एग्ज़ाम रैंक इंप्रूवमेंट के लिए लिख रहे हैं, उनसे गाइडेंस लेंगे, मेंटर से गाइडेंस लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उसके जो आंसर शीट्स हैं वो उठा के देखेंगे। कहाँ से भी मिल सकता है, किसी कोई कभी बुक्स पब्लिश होती हैं, कभी कभी प्रीवियस ईयर कैंडिडेट से आप बात कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको डेप्थ समझ में आएगी। कई सारी कोचिंग जैसे विजन IAS है, उसने अपनी वेबसाइट पे प्रीवियस ईयर्स टॉपर्स की आंसर बुकलेट्स होस्ट करी हुई हैं। उन टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे और उस आंसर को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो पिछले सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो पिछले अटेम्प्ट में IAS IPS बने हैं या फिर हाई रैंक्स लेके आए हैं या GS के किसी पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, उनका डेप्थ कितना था, उनका नॉलेज कितना था, वो आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज़ आप इनसिक्योर रहेंगे और आप एक टॉपिक पे ज़्यादा फोकस कर जाएंगे, आप इक्विटेबल टाइम नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे GS 1 2 3 4 में, और आपके मार्क्स फिर ऐसे कम हो सकते हैं। तो मेरा एडवाइस ये है कि विड्थ और डेप्थ को बैलेंस करें। और बैलेंस कैसे करेंगे, एम्पेरिकल नॉलेज से, प्रीवियस ईयर कैंडिडेट्स की कॉपीज से, गाइडेंस से। तो पॉइंट नंबर 1 तो ये था। पॉइंट नंबर 2 ये था कि स्टैंडर्ड बुक लिस्ट है, उनसे बहुत ज़्यादा अलग करने की ज़रूरत नहीं होती है। मेंस या सिविल सर्विस एग्ज़ाम का पूरा क्रक्स ये है कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। आप एक दिन 12 घंटे पढ़ रहे हैं, अगले दिन पढ़ ही नहीं रहे हैं। एक महीना 12 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर आपका मोटिवेशन खत्म, आपने पढ़ना छोड़ दिया, फिर एक महीना बाद वापस पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं चल पाएगा। क्योंकि आपको रेगुलर अपना नॉलेज अपडेट करना होता है, रेगुलर अपने नोट्स बनाने होते हैं, रिवीजन करना होता है। जो आप 10 बार रिवाइज करेंगे वही आप एग्जाम में कंटेंट प्रोड्यूस कर पाएंगे, स्ट्रेस में वही आप चीज़ें बोल पाएंगे इंटरव्यू में। और अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी तो आप चीज़ों को इंटरलिंक नहीं कर पाएंगे। UPSC डायरेक्ट क्वेश्चन आजकल पूछता नहीं है। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की, मेंटल हेल्थ इज़ द सेकंड की। सोशल मीडिया कंस्ट्रक्टिवली कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो मेंटल हेल्थ मैंने आपको बताया था कि अपना, अगर जैसे बोलते हैं कि दुख जो है बांटने से बढ़ता है, कम होता है, आई एम सॉरी, और खुशी बांटने से बढ़ती है। तो अगर आपके अच्छे टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं तो आपके वेल विशर्स हैं, उनके साथ शेयर कीजिए, उनसे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लीजिए। रैंडम क्रिटिसिज्म की अपनी ज़रूरत नहीं है। कोई हमें अगर डिमोटिवेट कर रहा है उससे दूर रहिए। अगर लोग आपको पढ़ने से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनसे दूर रहिए, और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लीजिए कि आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। अगर आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है, स्ट्रेस है, टेंशन है, पर्सनल फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो अपने वेल विशर से बात कीजिए। अपना मेंटल स्टेट पहचानिए कि क्या चल रहा है मेरे साथ और मेरे को उसको कैसे एड्रेस करना चाहिए। इंडियन सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली हम लोग इतना एम्फेसाइज़ नहीं करते हैं मेंटल हेल्थ पे, बट अब ये चेंज हो रहा है। एंड एज अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ दीज इश्यूज़ एंड यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई योर मेंटल हेल्थ स्टेटस एंड एड्रेस इट वेरी वेल। एड्रेस कैसे करेंगे, फैमिली से, फ्रेंड्स से, पीयर्स से, सिलेक्टेड कैंडिडेट से बात करेंगे। और अगर उससे ज़्यादा ज़रूरत है तो आप एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हैं, उसमें ऐसा कोई शर्माने की कोई बात नहीं है। इट इज़ अ वेरी लेजिटिमेट प्रॉब्लम एंड समथिंग दैट वी शुड अंडरस्टैंड एंड एड्रेस। उसके बाद मैं ये बोलूँगा कि देखिए, सबसे अच्छा बूस्ट सिविल सर्विस एग्जाम में कब मिलता है, जब आप अपने लिस्ट में नाम देखते हैं, नीचे ही सही ऊपर सही लिस्ट में नाम देखते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस आता है। ऐसा लगता है कि चलो मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ, एक साल की बात और है, इंप्रूव कर लेता हूँ, मार्क्स आएंगे, समझ में आएगा कहाँ गलती हुई, इंप्रूव कर लूँगा। एंड दैट्स अ वेरी रीजनेबल थिंग। अनफॉर्चुनेटली हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। किसी के साथ ऐसा होता है कि 4-5 अटैम्प्ट लगते हैं, फिर डायरेक्ट लिस्ट में नाम आता है, इतना ऊपर आता है कि IAS बन जाते हैं। किसी के साथ नहीं भी होता, किसी के साथ लगातार नाम आता जाता है, इंप्रूव होता जाता है। तो उसमें मैं बोलूँ, अगर UPSC आपकी हेल्प नहीं कर रही, UPSC आपको बूस्ट नहीं दे रहा, UPSC आपका मेंटल हेल्थ स्टेटस इंप्रूव नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, छोटे छोटे टारगेट्स खुद के लिए सेट कीजिए। 1 घंटे का टारगेट, 4 घंटे का टारगेट कि एक टॉपिक में आज क्या ख़त्म करना है, एक पूरे दिन का टारगेट कि आज रात तक क्या ख़त्म करना है, वो टारगेट अचीव कीजिए। उससे क्या लगेगा, आपको पॉजिटिव फील होगा अपने बारे में, खुशी मिलेगी कि आज मैंने कुछ अकम्प्लिश किया, अच्छा दिन निकाला है। उस पॉजिटिविटी के साथ आप सोएंगे, सुबह उठ के जाके फिर से उस पॉजिटिविटी को यूज़ कर पाएंगे। और ऐसे चलता जाएगा, 1 घंटे का, 1 महीने का भी टारगेट ऐसे ही चलेगा, उससे काफ़ी अच्छा रहेगा। अब आप इस टारगेट को अपने नॉलेज बेस और अपना जो ऑप्शनल है या फिर अपने जो फ्रेंड्स और PSC गाइडेंस है उसके बेसिस पे सेट करेंगे। और प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के टाइम पे अपने जो टारगेट्स है उसको कस्टमाइज़ करते रहेंगे। जैसा मैंने बताया था, प्रीलिम्स की पढ़ाई मेंस से अलग होती है, इंटरव्यू की पढ़ाई दोनों से अलग होती है, तो उसको सेट करेंगे। उसके बाद मैं एक चीज़ एम्फेसाइज़ करना चाहूँगा कि देखिए, अब स्पोर्ट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंटल हेल्थ के लिए। थोड़ा खुली हवा में जाएंगे तो ये काफ़ी अच्छा रहता है आपकी बॉडी के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए भी। उसके बाद एक चीज़ ये है कि देखिए, मेरा ये था कि सोना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रात को सही से सोएं। 7 घंटे सोना, 7 से 8 घंटे, 6.5 से 7-8 घंटे सोना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सोचेंगे नहीं मैं 4 घंटे सोऊंगा उसके बाद पढ़ूंगा, ना आपका दिमाग का अटेंशन रहेगा पढ़ाई में, ना आप चीज़ें रिटेन कर पाएंगे, ना रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, ना पढ़ने में स्पीड आएगी और आपका शरीर भी ख़राब होता जाएगा। तो ऐसा मत कीजिए, काफ़ी सारी बीमारियाँ बढ़ती हैं अगर आप ठीक से ना सोएं। मेरा स्ट्रैटेजी ये रहता था कि मतलब फिक्स टाइम नहीं था मेरा सोने का, बट ये था कि 1 से 2 के बीच में सोएंगे, रात को 6.5 घंटे सोएंगे और दिन में 3 पावर नैप 10-10 मिनट ईच, तो 7 घंटे हो जाते थे उससे। पावर नैप का कंसेप्ट फेमस है, 3 इडियट्स मूवी में सबने देखा था और वो मैं काफ़ी सालों से करता आया हूँ, वो डेवलप हो भी गया है। पावर नैप आप ऐसे नहीं लेंगे कि पढ़ने का मन नहीं करा तो 10 मिनट के लिए लेट गए,
वो कर सकते हैं, बट आप उसमें सोते नहीं हैं, कमर सीधी कर सकते हैं, वो सब ठीक है। बट मैं तब करता था कि जब एकदम गिरने वाली नींद आ जाए, तब 10 मिनट के लिए सो गया और 10 मिनट के लिए मैं उठ भी जाता था, वो काफ़ी रिफ्रेशिंग रहता था। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी थी। दूसरा मैंने बताया था सोशल मीडिया, कुछ लोग उससे दूर रहते हैं क्योंकि कई बार जेलसी फील होती है, डिप्रेशन फील होता है कि मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, आई एम स्टैग्नेटिंग, जबकि लोग उनके दूसरे तीसरे प्रमोशन हो गए, सैलरीज डबल हो गई, जितनी स्टार्टिंग थी मेरी तो सैलरी नहीं है अभी। अगर ऐसा होता है तो सोशल मीडिया से दूर रहिए। पर मैंने सोशल मीडिया के साथ कांस्टेंट एसोसिएशन रखा। मैं फेसबुक पे ही था, ट्विटर पे नहीं था, इंस्टाग्राम पे भी नहीं था, और यूट्यूब और फेसबुक पे यूज़ करता था। यूट्यूब पे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाते हैं, कई बार चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही होती हैं, उससे भी यूज़ कर सकते हैं। फेसबुक पे मेरी हॉबी है वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज़ अबाउट स्ट्रक्चर्स। अब 45 मिनट की डॉक्यूमेंट्री देखने का टाइम जनरली नहीं रहता था, तो मैं इसमें करता क्या था, अब 2-2 मिनट के 3-3 मिनट के फेसबुक पे कई सारे वीडियोस आते हैं। मैंने पेजेस लाइक करे थे, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग है, मैशेबल है, टेक इनसाइडर है, फ्यूचरिज्म है, मिलिट्री एंड डिफेंस इनसाइडर है, बिजनेस इनसाइडर है। उसके बाद वॉक्स, VOX वॉक्स, ये इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत अच्छा पेज है। उसमें एक TV सीरीज़ टाइप का है, स्टार्ट हेयर करके, वो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छे से आपको बैकग्राउंड एक्सप्लेन कर देता है जो भी इंटरनेशनल एरिना में चल रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे 50 सेकंड के वीडियो आते हैं, 1-1.5-2 मिनट के वीडियो आते हैं। काफ़ी सारे इनोवेटिव आइडियाज़ आपको मिल जाते हैं, एनवायरनमेंट पे, हेल्थ केयर पे, सोसाइटी पे, इकोनॉमी पे, ग्लोबलाइजेशन पे। इनके पॉइंट्स आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अपने मेंस और इंटरव्यू पे। तो दैट इज़ हाउ यू कैन यूज़ सोशल मीडिया वेरी प्रोडक्टिवली फॉर योर प्रिपरेशन एज वेल एज फॉर रिक्रिएशन। अब रिक्रिएशन में भी देयर इज़ अ स्ट्रैटेजी फॉर इट। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ब्रेक ले रहे हैं, 2-3 घंटे का एक साथ ब्रेक मत लीजिए। ऐसा मत सोचिए कि मैं दिन का ब्रेक एक साथ ले लूँगा एक मूवी देख के। 15 दिन में एक मूवी देख सकते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट दिन में अगर आपको ब्रेक लेना है तो मेरी एडवाइस है ये है कि टेक मल्टीपल ब्रेक्स, टेक शॉर्ट ब्रेक्स। आधे घंटे का ब्रेक लीजिए, आधे घंटे का ब्रेक इज़ ऑप्टिमम। उससे होता क्या है, आपका ब्रेन भी रिफ़्रेश हो जाता है, टाइम भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। देखिए, मेरी ये पर्सनल थ्योरी है कि द लेंथ ऑफ द ब्रेक और कितना आप उससे रिफ़्रेश हो रहे हैं, उसका एक इन्वर्टेड यू कर्व का टाइप का रिलेशन है। मतलब अगर आप यहाँ पे रिफ्रेशमेंट प्लॉट करें और यहाँ पे टाइम प्लॉट करें, तो आधे घंटे का ब्रेक हुआ, आपका रिफ्रेशमेंट बढ़ता जा रहा है। उसके बाद जब आप 1 घंटा पहुँचते हैं, 2 घंटा पहुँचते हैं, तो कुछ नहीं है, उतना ही रिफ्रेश आप रहेंगे। आप 1 घंटे का ब्रेक लें, आधे घंटे का ब्रेक लें, ये मेरे साथ होता था। 3-4 घंटे पहुँचते हैं तो उसके बाद आपका पूरे दिन का मोटिवेशन खत्म हो जाता है कि आप कल ही पढ़ाई करेंगे, आज थोड़ा ब्रेक मार लेते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। मैं बोलूँगा कि आधे घंटे के ब्रेक्स लीजिए, मल्टीपल ब्रेक्स लीजिए, छोटे ब्रेक्स लीजिए। पावर नैप ले रहे हैं, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे कुछ देखना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ करना चाहते हैं, 5-10 मिनट का करना चाहते हैं, करिए। लैपटॉप चालू कीजिए, फ़ोन चालू कीजिए, 10-15-20 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, मल्टीपल ब्रेक्स लीजिए। डिस्ट्रीब्यूट करिए ब्रेक्स थ्रू आउट योर डे रादर दैन टेकिंग वन कंसोलिडेटेड ब्रेक। 15-20 दिन में एक बार यू कैन हैव डे टू योर सेल्फ, जिसमें आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ ब्रेक ले रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। एक मूवी रात को देख सकते हैं 15 दिन में, वो अलग बात है, बट छोटे ब्रेक्स लीजिए, मल्टीपल ब्रेक्स लीजिए। मेरा ब्रेक लेने का तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया, छोटे ब्रेक्स। और मैं करता ये था कि मैं TV सीरीज़, सिटकॉम्स वगैरह काफ़ी देखता हूँ, तो उसमें रादर दैन वॉचिंग अ मूवी फॉर 15 मिनट्स मैं कोई सिटकॉम देखूँगा, क्योंकि उसमें 15-20 मिनट में 30-40 जोक्स आ जाएंगे, थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगा। सीरियस चीज़ें मैं नहीं देखता था। सीरियस चीज़ें मैं भले ही मेंस के बाद देखूँगा, बट एज सच जब मैं मेंस की पढ़ाई कर रहा हूँ, प्रीलिम्स की पढ़ाई कर रहा हूँ, थोड़ा कॉमेडी देखता था, उससे मेरा रिक्रिएशन अच्छा होता था। अब मैं बात करने वाला हूँ GS 1, 2, 3, 4 स्पेसिफिक मैंने तैयारी क्या करी, और मेरा थोड़ा सा अनकन्वेंशनल टाइप का अप्रोच था। अब वो कितना सक्सेसफुल रहा है, 4 अटैम्प्ट लगे, कैसा भी रहा है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मैंने किया क्या है। थोड़ा सा अनकन्वेंशनल था, लेट मी शेयर इट। अब देखिए, कई बार मार्केट में एक खबर रहती है कि मेंस 365 आ जाएगा, शून्य के नोट्स आ जाएंगे, XYZ कोचिंग के नोट्स आ जाएंगे, हम साल भर न्यूज़ क्यों पढ़ें, या महीने भर न्यूज़ क्यों पढ़ें, मंथली नोट्स आ जाएंगे। मेरा इसमें ऐसा कोई अप्रोच नहीं था। मैं अपने नोट्स खुद बनाता था। मेरा मानना यह था कि जितना धीरे धीरे आप पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा अच्छे से इंटरनलाइज़ करेंगे, जितना अच्छे से इंटरनलाइज़ करेंगे, उतने ज़्यादा से अच्छे से आप अपने कंटेंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और पेपर में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन तो आता नहीं है, इंटरलिंक करना पड़ता है चीज़ों को। कई बार आपको डायग्राम पेपर में बैठ के इम्प्रोवाइज़ करने पड़ते हैं। तो जितना कंफर्टेबल आप होंगे अपने कंटेंट के साथ, जितना अच्छे से आपके दिमाग में होगा, जितना क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा, वो आप रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। और कई बार जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे सोसाइटी है GS 1 में, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, नहीं तो ब्यूरोक्रेसी है GS 2 में, रोल ऑफ NGOs है, उसके लिए आपको एक्सप्लिसिट नोट्स भी नहीं पढ़ने पड़ेंगे किसी कोचिंग के। पेपर में इतना कंटेंट आता रहता है, अगर आप रेगुलरली उसको फॉलो कर रहे हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे। वैसे ही इंटरनल सिक्योरिटी है, आपको स्पेसिफिक चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, बट पेपर में बहुत अच्छा कंटेंट आता है। न्यूज़पेपर में GS 4 है, आपको न्यूज़पेपर में बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, तो आपको किसी कोचिंग का कंटेंट फॉलो नहीं करना पड़ेगा। तो मेरी स्ट्रैटेजी तो ये थी, मैं न्यूज़पेपर पढ़ने में 3 से 3.5 घंटे और 4 घंटे तक लगाता था एक दिन में। फिर 4 घंटे एक टॉपिक GS का और 4 घंटे ऑप्शनल। ये मेरा रहता था मेंस के टाइम पे। कभी कभी मैंने बताया था दूसरे वीडियो में कि ऑप्शनल में 8-10 घंटे भी लगाता था, बट अगर टॉपिक्स मेरे को चेंज करना है, 2 टॉपिक पढ़ना है, तो मैं एक GS और एक ऑप्शनल पढ़ता था। ये कस्टमाइज़ होता रहता था डिपेंडिंग अपॉन माई कंटेंट एंड माई फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल एज किस स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में हूँ, बट मैं एक दिन में दो टॉपिक ज़रूर करता था।
GS1 में देखिए मेरा बुक लिस्ट तो ये था कि एंशिएंट इंडिया के लिए रामशरण शर्मा, मेडिवल इंडिया के लिए सतीश चंद्रा और मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम। कल्चर में कभी भी नितिन सिंघानिया सर की जो बुक थी उस पर फोकस नहीं करता था, क्योंकि कल्चर में कॉस्ट बेनिफिट कम रहता है। कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, उसका क्वेश्चन वेग सा आता है, इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन आता भी नहीं है। आजकल थोड़े जनरल क्वेश्चन आने लगे तो आपको उतना टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं नितिन सिंघानिया सर के नोट्स यूज़ करता था कल्चर में। उसके बाद मैंने सोशियोलॉजी के लिए आपको बताया था, जैसे सोसाइटी वाला टॉपिक है उसमें मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था और NCERT पढ़ती थी। उसके अलावा मैंने किसी कोचिंग के नोट्स पर एम्फेसाइज़ नहीं किया। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन कॉमन सेंस से लिखा जाता था। एनवायरनमेंट GS3 का था जो कंटेंट, प्लस इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फ्लोरा एंड फौना। इसके एग्जांपल्स मैंने डाउन टू अर्थ पढ़ा था 1 साल, जब अपनी तैयारी शुरू करी थी तब मैंने इकट्ठे कर लिए थे। उसके बाद मैंने जो एग्जांपल्स है वही यूज़ करना था। वैसे ही मैंने IDSA यूज़ करा था इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, बट वो इंटरनल सिक्योरिटी में GS3 के टाइम पे बात करेंगे। और उसके बाद जैसे ज्योग्राफी था, बहुत लिमिटेड कंटेंट पढ़ना होता है, काफ़ी टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो 11-12 की NCERT और लियोंग, दैट इज़ इट। उसके अलावा कुछ भी नहीं। कभी कभी मान लीजिए टर्म्स नए आ जाते हैं जो NCERT में नहीं है, जैसे इंडियन ओशन डाइपोल था, मेडन जूलियन ऑसिलेशन था, वो आ जाता था, वो गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं और कुछ यूट्यूब वीडियोस भी देख सकते हैं। तो दैट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग, बट वो आप खुद से भी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं अगर अपन GS2 पे, तो GS2 में मैंने न्यूज़पेपर से काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज़ करता था। सेकंड ARC की जो रिपोर्ट्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। पुंची कमीशन की रिपोर्ट सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैंने पढ़ी थी, उससे मैंने अपने नोट्स भी खुद बनाए थे। उसके बाद जब इंटरनेशनल रिलेशंस आता है, नोट्स होते हैं, न्यूज़पेपर होता है। फाउंडेशन बनाने के लिए आप राजीव सीकरी यूज़ कर सकते हैं, बट उसका कंटेंट शायद आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाएंगे मेन्स में, बट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द न्यूज़, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द इंटरनेशनल एरिना, ये राजीव सीकरी सर की किताब जो है बहुत इंपॉर्टेंट आएगी। वैसे इंटरनेशनल बॉडीज़ गूगल सर्च करिए, आप नोट्स बना लिए, एक बार बना लीजिए, अगले अटेम्प्ट में कई बार काम आएंगे। कई टॉपिक्स हैं GS2 में, जैसे मैंने पहले बताया था कि रोल ऑफ NGOs, ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्विसेज, ये सब आपके डायस्पोरा, ये सब आपके न्यूज़पेपर से कवर होते जाएंगे। इसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने मेंस की अलग अलग नोटबुक्स बनाई थी, अलग अलग नोटबुक स्टैक्स बनाए थे। नोटबुक स्टैक ऑफ GS2 फॉर मेंस हैड अ नोट ऑन ब्यूरोक्रेसी, ऑन डायस्पोरा, ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इस पर जब भी मेरे पास कंटेंट आता था न्यूज़पेपर से मैं डालता जाता था, और इवेंचुअली वो इकट्ठा हो गया, मेरे को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये था मेरा स्ट्रैटेजी। और जो स्टैटिक पार्ट होता है, जैसे सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब लक्ष्मीकांत की जो बुक है उनसे काफ़ी अच्छे से कवर हो जाता है। तो बेसिकली मैंने अपने करंट अफेयर्स के जो नोट्स थे उस पर एम्फेसाइज़ किया। न्यूज़पेपर पढ़ना मैं GS2-3 दोनों का एक साथ बता देता हूँ। मेरा तरीका ये था कि मैंने बताया था 3-3.5 घंटे में लगाता था न्यूज़पेपर में, और वो मैं फर्स्ट अटैम्प्ट से लेके 4th अटैम्प्ट तक सब हमेशा लगाया मैंने। ऐसा कुछ नहीं था कि 1 घंटा हो गया, मतलब अगला अटैम्प्ट आ गया तो अब मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। मैं अपने नोट्स खुद बनाता था, टाइम लगाता था उसमें। उसका फ़ायदा ये है कि देखिए मैं अपने नोट्स बनाता था तो धीरे धीरे चीज़ें इंटरनलाइज हो जाती हैं। जो नया कंटेंट आ रहा है वो कई बार ऐसा होता है कि मेंस 365 आपके मेंस के 1 आध महीने पहले आता है, तो आपके पास टाइम नहीं बचता, टाइम का क्रंच हो जाता है। और मैंने बताया था कि जितना तेज़ी से आप पढ़ते हो उतना तेज़ी से भूलते भी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो मैं अपने नोट्स बनाता था, मैं अपने पास फ्लेक्सिबिलिटी रख सकता था इस चीज़ की, मुझे कब क्या पढ़ना है, जब मेरा मन जो है वो मैं तब पढ़ सकता हूँ। एक फ़ायदा इसका ये होता है। दूसरा इसका ये होता है कि कई बार यूनिक से पॉइंट्स आते हैं, एग्जांपल्स आते हैं, वो आप मिस कर जाते हैं अगर आप मेंस 365 या XYZ मटेरियल नहीं पढ़ रहे हैं किसी कोचिंग का। वो न्यूज़पेपर पढ़ना मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब न्यूज़पेपर कैसे पढ़ता था मैं ये बताता हूँ। देखिए डिपेंड करता है आप किस स्टेज पे हैं। इंटरव्यू पे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा सारे न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ेंगे, मेंस में थोड़े कम न्यूज़पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं। पढ़ता मैं ऐसे था कि सिविल्स डेली, इनसाइट्स, IS बाबा, ये मैंने वेबसाइट पहले भी नाम बताए थे। ये सब वेबसाइट्स इनसाइट्स इनटू एडिटोरियल है जैसे, या फिर एडिटोरियल समरी IS बाबा की है। सिविल्स डेली पे एडिटोरियल्स की समरी आ जाती है डेली करंट अफेयर्स में। वो चीज़ें सबसे पहले मैं पढ़ता था जाके, और मैं करता ये था कि 18 तारीख को 17 तारीख का न्यूज़पेपर, मतलब टुडे आई विल रीड यस्टरडेज़ न्यूज़पेपर। इससे फ़ायदा क्या होता है, जितनी भी 3 वेबसाइट्स हैं वो सारा रात तक अपना कंटेंट अपडेट कर देती है, तो आपको उनका वेट नहीं करना पड़ता है। तो आज अगर जाके आप पिछले दिन का कंटेंट खोल रहे हैं, सब कुछ अपडेटेड है, कुछ मिस नहीं होगा क्योंकि वो लेट अपडेट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। बाकी अगर आप आज का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो ऐसा हो रहा है कि इनसाइट्स ने 3 बजे डाला, IS बाबा ने 5 बजे डाला, सिविल्स डेली ने रात के 9 बजे डाला, तो कंटेंट मिस हो जाता है। या फिर आपको बार बार खोलना पड़ता है तो आपका फ्लुएंसी टूटती है, आपका रिदम टूटता है दिन का। तो पिछले दिन का न्यूज़पेपर में पढ़ता था, सबसे पहले जाके सिविल्स डेली, IS बाबा और इनसाइट्स, इनके डेली करंट अफेयर्स और इनके एडिटोरियल्स, ये हो गया। उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल खोला, एडिटोरियल और एक्सप्लेन पढ़ लिया। उसके बाद हिंदू का एडिटोरियल पढ़ लिया। काफ़ी सारे एडिटोरियल्स पहले से ही कवर्ड होते थे। उसके बाद हिंदू से डेली करंट अफेयर्स जो हिंदू के न्यूज़ थे वो पढ़ता था, क्योंकि होता ही है कि इंडियन एक्सप्रेस काफ़ी सारा कई बार कंटेंट दे देता है, बड़े बड़े आर्टिकल्स बना देता है, जबकि उसमें हिंदू कई बार छोटी छोटी समरीज बना के दे देता है अपने एडिटोरियल्स में और करंट अफेयर्स की न्यूज़ में। तो ये काफ़ी रेलेवेंट रहता है। तो पहले सिविल्स डेली, इनसाइट्स, IS बाबा,
इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन एडिटोरियल, हिंदू एडिटोरियल, और उसके बाद डेली करंट अफेयर्स ऑफ हिंदू। अब उसके बाद जल्दी स्क्रॉल कर लिया, वेरी फास्ट, यू कैन स्क्रॉल थ्रू इंडियन एक्सप्रेस। मैं डिजिटल कॉपीज़ यूज़ करता था, वो नोट्स बनाने में आसान होते हैं, तो यू कैन स्क्रॉल फास्ट थ्रू द इंडियन एक्सप्रेस कॉपी एट द लास्ट। उसमें एक है ये है कि कोई भी अगर न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस, IAS बाबा, सिविल्स डेली, इन सबसे मिस हुई हो, हिंदू, IAS बाबा और सिविल्स डेली इन सबसे मिस हुई हो, तो इंडियन एक्सप्रेस से छोटा सा जल्दी से कवर हो जाएगा। उसके बाद क्विजेस कर लेता था मैं, तो ये करने में मेरे को 3-3.5 घंटे लगते थे, अपने नोट्स में खुद बनाता था। तो दैट इज़ हाउ आई कवर्ड द न्यूज़पेपर। अब GS3 की बात आती है, तो GS3 में जैसे इकोनॉमी वाला पार्ट है, स्टैटिक तो आप कहीं से भी कवर कर सकते हैं, किसी कोचिंग का मटेरियल है, वो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पढ़ेंगे, आपके कंसेप्ट बन जाएंगे। नहीं तो मैंने रमेश सिंह सर की किताब पढ़ी थी, उस समय रेफ़र करता रहता था। मृणाल सर के ब्लॉग्स थे, जब 2014 के आसपास उनने बेसिक कंसेप्ट से काफ़ी सारे आर्टिकल्स निकाले थे, वो मैं रेफ़र करता रहता था। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स 2 आपके लिए होंगे तैयारी में, इकोनॉमिक सर्वे और बजट। इकोनॉमिक सर्वे के नोट्स कैसे बनाएंगे, या तो आप किसी कोचिंग पर रिलाई कर सकते हैं, उनके नोट्स पढ़ सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि पढ़ के आपने वो एज अ लिटरेरी नॉलेज रिसर्च पेपर पढ़ के ऐसे छोड़ दिया, ऐसे नहीं। उसमें आप क्या करेंगे, जो एग्जांपल्स आ रहे हैं, जो कंटेंट आ रहा है, उसको आप लिंक करेंगे GS3 के टॉपिक से। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, जैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात हुई, तो इन्वेस्टमेंट मॉडल्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर GS3 का टॉपिक है, उसके नोट्स में आप डालेंगे, इकोनॉमिक सर्वे से डालेंगे। नहीं तो इकोनॉमिक सर्वे का नोट बना रहे हैं तो उस टॉपिक से लिंक कर देंगे उसको। सब्सिडीज़ की बात हो रही है, सब्सिडीज़ पे बाउंटीज़ फॉर द रिच एक चैप्टर था 2-3 साल पहले इकोनॉमिक सर्वे में, वो चीज़ आप डायरेक्टली याद रखेंगे, दिमाग में लिंक करेंगे कि जब सब्सिडीज़ की बात आए तो मैं डायरेक्टली इकोनॉमिक सर्वे को कोट कर सकता हूँ। वैसे ही पिछले साल बिहेवियरल चेंज और बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के बारे में बात थी, अब कहीं भी आप स्वच्छ भारत मिशन की जैसे बात कर रहे हैं, आप इकोनॉमिक सर्वे के एग्जांपल्स को कोट कर सकते हैं। तो वैसे आप चीज़ों को लिंक करके दिमाग में पहले से रखेंगे, क्योंकि ये जो करंट अफेयर्स में टॉपिक चल रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे ने उस पर बात करी, उसको लिंक करेंगे तभी आंसर में रिप्रोड्यूस होगा। वरना ऐसे मत सोचिए कि लेटेंट नॉलेज बना लेते हैं और जब आंसर लिख रहे होंगे तो अपने आप निकल जाएगा, ऐसे नहीं निकलता है। स्ट्रेस में तो खास करके नहीं निकलता है। बजट है, बजट के डायरेक्ट पॉइंट्स हैं, या बजट में डायरेक्ट जो निमोनिक्स वगैरह आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, कंक्लूजन में अच्छा दिखता है। तो ये था GS3 के बारे में इकोनॉमी पार्ट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में ARC की रिपोर्ट है, क्राइसिस मैनेजमेंट, शायद पहली या दूसरी रिपोर्ट है, एज़ फार एज आई कैन रिकॉल दूसरी या तीसरी रिपोर्ट है। तो उससे आप नोट्स बना लीजिए। उसमें आपको इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, रोल्स ऑफ ईच प्लेयर और इंटरनेशनल बॉडीज़, और इम्पैक्ट ऑफ डिज़ास्टर ऑन विमेन, इम्पैक्ट ऑफ डिज़ास्टर ऑन अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ये सब पता चल जाएगा। और वो टॉपिक एक बार कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हुआ, यू कैन मेक नोट्स एंड यू कैन यूज़ इट फॉर n नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इफ़ नीड बी। इंटरनल सिक्योरिटी और इन्वायरमेंट के लिए मैंने बताया था कि मैंने पहले एम्फेसाइज़ किया था कि जैसे मैं डाउन टू अर्थ पढ़ता था, मैंने 1-1.5 साल डाउन टू अर्थ मैगजीन पढ़ी, उससे जितने सारे कंसेप्ट्स थे वो बेसिकली बन गए। अब वो मैं अगले अटेम्प्ट में इन्वायरमेंट के लिए यूज़ कर सकता था। इतना ज़्यादा डायनेमिक नहीं होता है इन्वायरमेंट, एक्सेप्ट फॉर प्रीलिम्स जिसमें कन्वेंशंस आते हैं, बट जो बाकी क्वेश्चंस आते हैं वो रिलेटिवली स्टैटिक होते हैं इन्वायरमेंट में। एक बार आपके कंसेप्ट बन गए तो वो दैट विल सर्व यू वेल इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट एज वेल, और इन फर्स्ट अटेम्प्ट वेन एवर यू नीड इट। इंटरनल सिक्योरिटी पे IDSA इट्स अ वेबसाइट है, उसमें हफ्ते में 3-4 आर्टिकल आते हैं। संडे का आपका न्यूज़पेपर कम है, छोटा रहता है, 4-5 आर्टिकल पढ़ सकते हैं। वो आपके वैसे ही कंसेप्ट बना देगा। नहीं तो एक अशोक कुमार सर की किताब है, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी इन इंडिया, वो पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत सारे कई बार अच्छे डायग्राम्स और टेबल्स दिए हुए हैं, बेसिक डेफिनेशंस, कंसेप्ट्स है, और काफ़ी सारे पॉइंट फॉर्म में दिया हुआ है, वो बहुत अच्छा रहता है पढ़ने के लिए। GS4 पे आते हैं तो मैं ये एम्फेसाइज़ करूँगा कि GS4 इज़ अ टॉपिक that requires very less theoretical reading and much more application। कैसे? देखिए, आधा पार्ट तो केस स्टडीज़ का होता है, तो उसमें तो आपको पूरा आपका दिमाग का एप्लीकेशन है कि कैसे आप सिचुएशन को हैंडल करेंगे, कैसे कितना आप डाइवर्स पर्सपेक्टिव ले सकते हैं। और आधा पार्ट होता है आपका जो 10 मार्क का क्वेश्चंस होते हैं। अब उसमें मैं एम्फेसाइज़ करना चाहूँगा कि आप डेफिनेशन लिखें इंट्रोडक्शन में, यू कैन राइट अ डेफिनेशन। इमोशनल इंटेलिजेंस की बात आती है, डेफिनेशन लिख दी, और फिर डेविड कोलमैन को कोट भी कर दिया। बट ये एम्फेसाइज़ कीजिए कि द क्वेश्चन इज़, और द पार्ट 1 इज़ अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिक्स रादर दैन योर रट्टाफिकेशन ऑफ एथिक्स। तो मैं ये करता था कि 20% आंसर का जो वॉल्यूम है उससे ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट नहीं लिखेंगे। एक थिंकर का नाम लिख दिया, डेफिनेशन लिख दी, बट 20% से ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट नहीं लिखेंगे। फिर जो आपकी लाइफ से इंस्टेंसेस हैं, एग्जांपल्स हैं, उसको कोट करेंगे। ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ग्रेट लीडर्स हैं, रिफॉर्मर्स हैं, उनकी लाइफ से एग्जांपल्स को कोट करेंगे, जिससे आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स एम्फेसाइज कर पाएँ। हर क्वेश्चन में एथिक्स में आप डायग्राम बनाएंगे, या फिर टेबल बनाएंगे, या फ्लो चार्ट बनाएंगे, कुछ बनाएंगे जिससे आपका मतलब आंसर की मोनोटनी टूटे। कई बार डायग्राम्स जो हैं आपका पर्सपेक्टिव दिखाने में या फिर डाइवर्सिटी ऑफ योर थिंकिंग दिखाने में भी हेल्प करते हैं, और कई बार ये भी होता है कि डायग्राम जगह भरने में भी हेल्प करते हैं, अगर आपको कंटेंट नहीं है आपके पास उस क्वेश्चन में, ये भी होता है। तो मैं ये बोलूँगा कि
एक चीज़ और है, डाइवर्स पर्सपेक्टिव दिखाने की मैंने बात करी। GS4 का आप सिलेबस रट के जाएंगे, वैसे तो आपको सारे GS के सिलेबस रटने पड़ेंगे, बट GS4 के सिलेबस में कीवर्ड्स जो हैं वो आप रट के जाएंगे, जैसे एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, एथिक्स इन पब्लिक डोमेन है, पर्सनल डोमेन है, नहीं तो वर्क कल्चर है, डिलीजेंस है, वर्क एथिक है, ये सब चीज़ें आप, इन्वायरमेंटल एथिक्स है, ये सब आप रट के जाएंगे और ये इन्हीं से आप पॉइंट्स बनाएंगे अपने आंसर में किसी भी क्वेश्चन को एनालाइज करने के लिए। इससे क्या होगा, UPSC ने आपको साफ साफ लिख के दिया है कि दे वांट यू टू अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स। If you show that you understand, not only understand these topics, but you can also see the application of these topics in the question that has been asked. तो nothing better than that. UPSC आपको एक्सपेक्ट कर रही है कि आपको कुछ आना चाहिए और आप दिखा रहे हैं कि आपको वो आता है, और इससे आपके क्वेश्चन की डाइवर्सिटी भी बढ़ेगी, आंसर की डाइवर्सिटी भी बढ़ेगी, तो दैट हेल्प्स। GS2 में मेरा पार्ट 2 ऑफ एथिक्स, GS4 में मेरा अप्रोच ये रहता था कि देखिए, सबसे पहले आप फैक्ट्स ऑफ द केस स्टडी दिखाएंगे, उसके बाद स्टेक होल्डर्स, उसके बाद वैल्यूज़ इन्वॉल्व, उसके बाद यही होता है कि जैसा अगर क्वेश्चन ने पूछा है कि आप मल्टीपल अप्रोचेस दिखाएंगे, उसके प्रोज एंड कॉन्स दिखाते हैं, एंड व्हाट अप्रोच विल यू चूज़। इसमें आप कहीं भी एक डायग्राम यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल वैल्यूज़ इन्वॉल्व में, स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व में, कई बार आप टेबल बना सकते हैं कि एक टेबल में कॉलम में स्टेक होल्डर बना दिया, दूसरे में वैल्यूज़ इन्वॉल्व बना दिया। ये चीज़ करके आप मोनोटनी तोड़ सकते हैं, आपके खुद के दिमाग की मोनोटनी टूट जाती है, 3 घंटे से आप आंसर लिख रहे हैं तो आप बोर हो जाते हैं, और एग्जामिनर तो जो है 20-25 कॉपी एक दिन में चेक कर रहे हैं, उसकी मोनोटनी भी टूट जाती है। तो आप ऐसे अपना प्रेजेंटेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ मैं करता था कि जो आप अप्रोच चूज़ कर रहे हैं, फाइनली यू चोज एन अप्रोच जिसमें आपको लीस्ट नंबर ऑफ कॉन्स और हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोज दिख रहे हैं। बट एज अ रीजनेबल एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ वेल एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ थिंकिंग पर्सन, आपको ये भी दिखाना है कि जो अप्रोच मैं चूज़ कर रहा हूँ उसमें भी कुछ गड़बड़ है। तो अब मेरे लिए बनता है ना कि अगर मैं कुछ अप्रोच लगाने वाला हूँ तो मैं उस गड़बड़ को भी एड्रेस करूँ जो मुझे दिखी रही है। कुछ गड़बड़े होंगे, कुछ कॉन्स होंगे जो अनफोर्सिन होंगे, उनके लिए फायर फाइटिंग करनी पड़ेगी, बट जो फोर्सिन है वो आपको दिख रहा है, उसके लिए आप प्रिपेयर करें। तो मैं ये भी लिखता था कि एड्रेसिंग द कॉन्स ऑफ माई अप्रोच, वो भी मैं आंसर का पार्ट बनाता था। और उसके बाद एथिक्स के लिए आप कोटेशंस या कोट्स ऑफ फेमस लीडर्स ये सब यूज़ कर सकते हैं अपने पॉइंट को एम्फेसाइज़ करने के लिए, काफ़ी अच्छा दिखता है आंसर में। अब आते हैं आंसर राइटिंग पे। देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि कन्वेंशनल विजडम बोलता है कि 10 नंबर के क्वेश्चन में 10 पॉइंट, 15 नंबर के क्वेश्चन में 15 पॉइंट। मैं ऐसा नहीं करता था, मेरे पास कंटेंट रहता था। मैंने आपको बताया था कि मैं अपने नोट्स खुद बनाता था, मैं साल भर न्यूज़पेपर पढ़ता था, मेरे पास कंटेंट रहता था। और मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस काफ़ी इंटेंसली करी थी, मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट से लेके 4th अटैम्प्ट तक कम करता गया क्योंकि मैं कंफर्टेबल होता गया था, बट काफ़ी इंटेंसली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी थी। उससे होता क्या है कि देखिए, आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन में फ्लुएंसी आ जाती है, आपके पास कंटेंट दिमाग में रहता है और आप इंटरलिंक कर पाते हैं चीज़ों को। तो मैं करता यह था कि 10 नंबर के क्वेश्चन में 13, 14, 15 पॉइंट्स, और 15 नंबर के क्वेश्चन में 20, 21 पॉइंट्स, 17, 18, 19, 20 हो जाते थे। तो इससे क्या होता है कि मेरे को ये बताया गया है कि एग्जामिनर में एग्ज़ाम में अगर आप 15 पॉइंट लिखेंगे 15 नंबर के क्वेश्चन में, तो एग्जामिनर इज़ मच मोर इंक्लाइन टू गिव यू मार्क्स। मेरे पास कंटेंट रहता था, मैं ज़्यादा पॉइंट्स भी लिखता था। स्पीड मैंने बनाई थी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके, और हमेशा GS 1, 2, 3, 4 हमेशा मैं पॉइंट्स में आंसर लिखता था, अंडरलाइन करता था। डायग्राम्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, स्कीमेटिक बबल डायग्राम्स हैं, टेबल्स हैं, ये सब मैं यूज़ करता था। मैंने अराउंड 18 to 20 डायग्राम्स बनाए थे GS4 के पेपर में, क्योंकि उसमें 13 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 10-12 डायग्राम वहीं बन गए थे, और केस स्टडीज़ में 1-2 डायग्राम हर केस स्टडी में बन जाता है आराम से। तो काफ़ी सारे डायग्राम हो गए थे मेरे। और वैसे ही जैसे ट्रायंगुलर डायग्राम होता है, बबल डायग्राम होता है, वो सब मैंने काफ़ी यूज़ करा था GS 1, 2, 3 में। अब आप बोलेंगे कि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं रहता है, इतना टफ डायग्राम सोचने का टाइम नहीं रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, बहुत ज़्यादा टफ डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप पर्सपेक्टिव्स दिखा सकते हैं। आप चाहें तो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व दिखा सकते थे केस स्टडी में, नहीं तो जैसे इस बार चेक्स एंड बैलेंसेस वाला क्वेश्चन आया था, उसमें एक ट्रायंगल डायग्राम बना सकते थे। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इसका ट्रायंगल डायग्राम बना सकते थे। वो मोनोटनी भी ब्रेक कर देता है, अच्छा भी दिखता है। GS 1 में जैसे क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 2, कि प्रोटेस्ट मूवमेंट्स कहाँ हो रहे थे इंडिया में, तो इंडिया का मैप बनाया, उनकी लोकेशंस दिखा दी, कहाँ प्रोटेस्ट मूवमेंट हुए थे, किस ट्राइब ने या किस ग्रुप ने, वो अच्छा दिखता है आंसर में। तो ऐसे आप मोनोटनी भी ब्रेक कर सकते हैं। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो डायग्राम से भी आप जगह कवर कर सकते हैं, नहीं तो प्रेजेंटेशन को भी इंप्रूव कर सकते हैं। और एक चीज़ मैंने बताया था कि मैं पॉइंट ज़्यादा लिखता था। पॉइंट ज़्यादा लिखने से बेसिकली एक ये होता है कि आप अपना नॉलेज की डाइवर्सिटी दिखा पा रहे हैं, वरना आप एक ही पॉइंट को लंबा कर देंगे। मैं 2 लाइन से ज़्यादा एक पॉइंट नहीं लिखता था, एक ही पॉइंट को लंबा कर देंगे तो उतना पर्सपेक्टिव कवर नहीं होता है। तो मेरी अप्रोच इसमें ये थी। दूसरा डिफरेंस मैंने अप्रोच में ये करा था कि मैं डेटा खूब यूज़ करता था। मैं साल भर अपने नोट्स खुद बना रहा हूँ। सिविल्स डेली पे बहुत ही अच्छा डेटा आता है, आप उस डेटा से अपने नोट्स बनाइए। मैंने आपको बताया था कि मैं नोटबुक्स में अपने GS 1, 2, 3, 4 के मटेरियल को मैंने नोटबुक स्टैक और नोटबुक में डिवाइड करा था। फिर मैंने एक द वॉल करके फोल्डर बनाया था, एक नोटबुक बनाई थी जिसमें मैं रेलेवेंट डेटा डालता था, GS 1 का, GS 2 का, GS 3 का। 3 मेरे पास नोटबुक्स थी।
डेटा मैंने डाला, उसको मैंने प्रिंट करा, प्रिंट आउट निकाला और दीवार पे चिपका दिया। चलते फिरते घूमते फिरते मैं याद कर लेता था उसको और फिर उसको अपने आंसर में रिप्रोड्यूस करता था। अब आप खुद बताइए, दो लोग अगर खड़े होकर बात कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्टिवली डेटा कोड करके अपने एनालिसिस को सपोर्ट कर रहा है या कोई वेगली क्वालिटेटिव बात कर रहा है, इंपैक्ट किसका ज़्यादा पड़ेगा? मेरे ख्याल से डेटा का इंपैक्ट पड़ेगा। तो मैं डेटा खूब यूज़ करता था अपने आंसर में। कमिटीज़ हैं, रिपोर्ट्स हैं, डेटा हैं, इन सबको खूब यूज़ करता था। इससे ये दिखता था कि डेप्थ ऑफ आंसर कितना है, अंडरस्टैंडिंग कितना है, और फिर इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी मिल जाते थे उससे, और सब्जेक्टिविटी हट के ऑब्जेक्टिविटी आती थी। तो डेटा मैंने यूज़ करा था। दूसरा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की बात करेंगे तो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में मेंस के 7-8 महीने पहले तक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी थी। सेकंड अटैम्प्ट में मैं कंफर्टेबल हुआ थोड़ा, सेकंड मेंस में कंफर्टेबल हुआ, थोड़ा कम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। इवेंचुअली मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे 1 महीना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ता है अपने पीक पे आने में, प्रेजेंटेशन में, कंटेंट में 1 महीना लगता है। तो मैंने 2019 का जब मैं मेंस दे रहा था, 10 अगस्त को आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी, 20 सितंबर को मेंस था। 40 दिन रखे थे मैंने आंसर राइटिंग के, और उसमें मैंने मतलब 8 पेपर सॉल्व करे थे जीएस के। तो ये चीज़ हेल्प करी मेरे को काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद ऐसे राइटिंग के अलग से बात करते हैं। तो मेरे को 1 महीना लगता था पीक पे आने के लिए। ये मैंने इंश्योर करा कि अगर मैं प्रीलिम्स के अगले दिन से आंसर राइटिंग कर देता, 1 महीने में पीक पे आ जाता, और फिर मैं टाइम स्पेंड करता अनप्रोडक्टिवली टू मेंटेन माय पीक। ये मैं एम्फेसाइज़ करता था कि ऐसा ना हो। मैंने पहले सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी करी, फिर जीएस उठाया, फिर आखिरी 1-1.25 महीने में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर ली, जिससे मेंस के जस्ट पहले मैं अपने क्वालिटी पीक पे आ जाऊँ। ये चीज़ मैंने करी थी। देखिए, क्वेश्चन पेपर जब आप अटैम्प्ट कर रहे हैं जीएस 1, 2, 3 का 20 क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्क के 10 क्वेश्चन, 15 मार्क के 10 क्वेश्चन। तो मैंने 2017-18 में किया ये था कि 11 मार्क्स के 11 क्वेश्चन नंबर से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक पहले अटैम्प्ट किया था, और फिर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक आखिरी 65-70 मिनट्स में किया था। कई बार वो 1 घंटे में ही 10 क्वेश्चन करने पड़ते थे। तो इससे मेरे साथ डिसएडवांटेज ये होता था कि जैसे ही एग्जामिनर ने कॉपी खोली, अब राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, स्पीड में आंसर लिखा जा रहा है, प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं है, कंटेंट भी कई बार उतना अच्छा नहीं रहता, क्योंकि आप जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, आपके पास टाइम कम है, आपको क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर आप इक्विटेबली हर क्वेश्चन पे टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं कि 7 मिनट में 10 नंबर का क्वेश्चन और 11 मिनट में 15 नंबर का क्वेश्चन, रिगार्डलेस ऑफ विच एवर क्वेश्चन यू आर अटेम्प्टिंग, देन आई वुड एडवाइज यू टू प्रायोरिटाइज योर क्वेश्चंस, स्टार्ट विद द 15 मार्कर फर्स्ट एंड गो फॉर द 10 मार्कर्स लेटर। बट अगर आपके साथ ऐसा होता है कि अंत में आपके लिए थोड़ा कम टाइम बचता है आपके पास आखिरी क्वेश्चंस के लिए, तो आई वुड एडवाइज यू टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 गो टू क्वेश्चन नंबर 20। मैंने 2017-18 में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट किया और 20 तक गया। मेरा कंटेंट प्रेजेंटेशन क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक कम होता गया, क्योंकि वो मैंने आखिरी घंटे में अटेम्प्ट किए थे। तो ऐसा ये होता है कि इसमें एग्जामिनर पे ख़राब इंप्रेशन सा पड़ जाता है। जैसे वो आपकी कॉपी खोलते हैं, मान लीजिए वो 25वीं कॉपी है उनकी उस दिन की, आखिरी कॉपी है, वो जल्दी से ख़त्म करके घर जाना चाहते हैं। ऐसा होता है, ह्यूमन टेंडेंसी है। थोड़े बोर भी हो गए, थोड़े फ्रस्ट्रेट भी हो गए, वही के वही आंसर देखते देखते, और आपका प्रेजेंटेशन अच्छा भी नहीं है, राइटिंग भी अच्छी नहीं है, ऑब्वियसली वो कम मार्क्स देंगे आपको। आधा नंबर भी उन्होंने आपको कम दे दिया। 10 क्वेश्चन में आधा नंबर, 5 मार्क्स पर पेपर, 15 मार्क्स इन 3 पेपर, 15 मार्क्स आपको 150-200 रैंक पीछे खिसका देगा, सिर्फ आपकी अटेम्प्टिंग की गलती के कारण। इसीलिए मैंने 2019 में ये किया कि क्वेश्चन नंबर 1 से अटेम्प्ट करना शुरू किया, और करा ये कि भले क्वेश्चन नंबर 1 10 नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ 7 मिनट लगाने चाहिए, बट पहले 2-3 क्वेश्चन में 8 मिनट लगा दिए, 9 मिनट भी लगा दिए। उससे क्या, पहले 2-3 क्वेश्चन में अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है एग्जामिनर पे, फिर वो काफ़ी फ्लुएंट हो जाते हैं, आपकी कॉपी से अच्छे मार्क्स वो दे भी देते हैं, भले ही आखिरी के क्वेश्चंस में कंटेंट और प्रेजेंटेशन और राइटिंग उतना अच्छा ना भी हो तो भी। तो ये मैं एडवाइस करूँगा कि आप देख लीजिए, अगर आप इक्विटेबली टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं तो प्रायोरिटाइज़ कीजिए। मैंने 2017-18 में प्रायोरिटाइज़ करने की कोशिश करी, बट टाइम इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। 2019 में मैंने प्रायोरिटाइज़ नहीं किया, टाइम में लेस इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट कर पाया। आखिरी क्वेश्चन मेरे को 7-8 मिनट में करना पड़ा, जो कि 20-15 नंबर का क्वेश्चन था। बट फिर मैंने ये इंश्योर किया कि शुरुआत से काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ा रहा कॉपी पे, तो ये मैंने इंश्योर किया। एक गलती मैं ये कर देता था कि 15 पॉइंट लिखने के चक्कर में 10 नंबर क्वेश्चन में, 20 पॉइंट लिखने के चक्कर में 15 नंबर के क्वेश्चन में कंक्लूजन की मेरे पास ठीक से जगह नहीं बचती थी, छोटा सा कंक्लूजन हो जाता था, अच्छे से वे फॉरवर्ड नहीं लिख पा रहे हैं, राइटिंग अच्छी नहीं आ रही कंक्लूजन में। तो मैंने ये किया, जब मैं आखिरी पेज पे पहुंचा 10 नंबर के क्वेश्चन में, तो मैंने एक डैश लगा दिया इतनी जगह पे कि इतने में मुझे कंक्लूजन लिखना है, भले मैंने कितने भी पॉइंट्स लिख लिए हों। तो इससे ये होता है कि आपका आंसर बैलेंस हो जाता है। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन आप वे हेड करके लिखते हैं। वे हेड करके मैं लिखता था हमेशा, बट कई बार जगह ठीक से नहीं बचती थी। वे हेड में भी 3-4 पॉइंट अगर अपन लिख देते हैं, अच्छा कंक्लूजन बन जाता है, बट उसके लिए जगह बचानी पड़ेगी। तो ये मेरा पर्सनल शॉर्टकमिंग था, उसको मैंने ऐसे एड्रेस किया था अपने GS 1, 2, 3, 4 में। जनरली एस्पिरेंट्स के मन में ये होता है, खास करके इंजीनियर्स के मन में। आई एम फ्रॉम एन IIT, तो मुझे पता है कि इंजीनियर्स के मन में क्या होता है, मैंने आंसर लिखा तो है, कंटेंट है, तो प्रेजेंटेशन की क्या ज़रूरत है, मुझे मार्क्स मिलने चाहिए। कॉलेज में IIT में यही होता था कि मतलब एंड सेम में पेपर होने के 72 घंटे तक प्रोफेसर्स हैड टू शो योर कॉपीज़ टू यू, योर ग्रेडेड इवैल्यूएटेड कॉपीज़ टू यू। उसमें आप डिबेट कर जाते थे प्रोफेसर से कि सर लिखा तो है, मार्क्स दीजिए। मेंस में ऐसा होने नहीं वाला, मेंस में आपकी कॉपी आपको मिलने नहीं वाली। मेंस में आपको ये भी नहीं पता कौन चेक कर रहे हैं,
और मेंस में आप अनफॉर्चुनेट हो सकते हैं, हो सकता है आपकी कॉपी उस दिन की आखिरी कॉपी हो। तो आई वुड एम्फेसाइज दैट कंटेंट इज़ अ प्री रिक्विजिट। कंटेंट के बिना तो मार्क्स आएंगे नहीं, पर सिर्फ कंटेंट इज़ नॉट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। इट इज़ अ नेसेसरी बट इट इज़ नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। कंटेंट के बाद प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है। आपकी कॉपी ना केवल कंटेंट वाली होना चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन हट के दिखना चाहिए। रूल ऑफ थंब आप मान के चलिए, द लेसर यू फ्रस्ट्रेट द एग्जामिनर विद योर कॉपी द मोर मार्क्स यू विल गेट गिवन दैट यू हैव द कंटेंट। मतलब अगर आपकी कॉपी से एग्जामिनर को फ्रस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, वो फ्लुएंटली स्पीड से निकलते जा रहे हैं, फ्लुएंटली काम होता जा रहा है, तो वो ही विल बी इंक्लाइन टू गिव यू मोर मार्क्स। ये टेंडेंसी होती है, ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है। अगर बार बार स्पीड ब्रेक आ रहे हैं, बार बार इरिटेशन हो रहा है, पढ़ते नहीं बन रहा है, तो ऑब्वियसली वो कम मार्क्स देंगे। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 4 मार्क्स कम कर देंगे एक आंसर में, आधा मार्क भी उन्होंने कम किया 20 क्वेश्चंस में। 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स पर पेपर। GS 1 2 3 4 40 मार्क्स। चलिए 40 मार्क्स का लॉस नहीं हुआ, 25 मार्क्स का भी लॉस हुआ। आप समझ सकते हैं आपकी रैंक कहाँ जाने वाली है। बिल्कुल कोई गलती ना करते हुए, कंटेंट सेम रखते हुए भी। इसीलिए कई बार लोग ऐसे बोलते हैं कि मेंस और सिविल सर्विस एग्जाम तो किस्मत वाली बात है, मार्क्स आ जाते हैं नहीं भी आते हैं। कई बार आप क्वेश्चन गलत मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, वो गलती हो जाती है। गिवन दैट आप सही इंटरप्रेट भी कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपका प्रेजेंटेशन ऑप्टिमम नहीं है, मैं ये नहीं बोला कि एकदम फ्लूइड, एकदम बुकिश प्रेजेंटेशन होना चाहिए, एकदम बहुत ही अच्छी राइटिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं। लेजिबल होना चाहिए, सुंदरता वाली बात कम है, लेजिबल वाली बात है, और फ्लुएंटली आगे बढ़ पाए पढ़ते हुए, वो वाली बात है कि एग्जामिनर उस कंटेंट को पढ़ते हुए फ्लुएंटली आगे बढ़ पाए, वो वाली चीज़ आपके कंटेंट में होना चाहिए। अब उसको आप कैसे लाएंगे, और ये सिर्फ मैं आधा मार्क लेने की बात कर रहा हूँ। कंटेंट अगर आपके पास रहेगा तो हो सकता है आपको 15 नंबर क्वेश्चन में 7.5 नंबर मिल जाए, वैसे 7 नंबर मिलते थे, वो वाली बात कर रहा हूँ मैं, आधा नंबर लेने की बात कर रहा हूँ। उसमें कैसे करेंगे, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अब क्वेश्चन पढ़ते में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन के कितने पार्ट्स हैं। 15 नंबर वाले क्वेश्चन में 2-3 पार्ट होते हैं कई बार। अब आपको ये इंश्योर करना है कि हर पार्ट को आप इक्विटेबली बॉडी में एड्रेस कर रहे हैं। एक तरीका इंट्रोडक्शन का ये होता है कि कई बार करंट अफेयर्स से क्वेश्चन डायरेक्ट उठ जाता है, उसमें यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई, इफ़ एट ऑल ऐसा है अगर, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये क्वेश्चन क्यों आया। कई बार कुछ कॉन्फ्रेंसेज हो जाते हैं, कई बार 100 साल हो जाते हैं, 150 साल हो जाते हैं, कई बार कोई बड़ा इवेंट हो जाता है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन उठ जाता है। अगर आप एग्जामिनर को ये दिखा पाएँ, देखिए मेरे को पता है कि ये क्वेश्चन यूपीएससी ने क्यों डाला, और वो उनके मॉडल आंसर में अगर इंट्रोडक्शन में ऐसा है, तो वो एकदम क्लिक कर जाता है और उसके एकदम आपको मार्क्स मिल जाते हैं कि आपने रेफर कर दिया कि रिसेंटली XYZ थिंग हैपेंड एंड इट वाज ए न्यूज़ फॉर दिस रीज़न। इंट्रोडक्शन में आपने ये डाल दिया। नहीं तो इंट्रोडक्शन में कई बार लोग डेफिनेशन डाल देते हैं, इंट्रोडक्शन में कई बार एक छोटा मोटा फैक्ट भी डाल देते हैं, कई बार पैराडॉक्स भी बना देते हैं इंट्रोडक्शन में, कई बार कोटेशन भी डाल देते हैं लोग इंट्रोडक्शन में। ये सब करा जा सकता है। बॉडी में मैंने बताया था कि आप पहले आइडेंटिफाई कीजिए कितने पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, प्रोज एंड कॉन्स, गुड और बैड, दोनों टाइप की चीज़ें। क्रिटिकल एनालिसिस करना है हर क्वेश्चन में। एक जो ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आप बॉक्स बनाएंगे, प्रो लिखेंगे, प्रो लिखेंगे, वर्ड लिखेंगे, बॉक्स बनाएंगे, या पर्सपेक्टिव 1 लिखेंगे, बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद आप पॉइंट्स लिखेंगे। मेरा पॉइंट हमेशा ऐसा होता था कि 2 लाइन से ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं लिखना। उसके बाद पॉइंट में आप अंडरलाइन करेंगे, नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, प्रोज लिखा, डबल अंडरलाइन कर दिया, फिर पॉइंट्स में सिंगल अंडरलाइन, एक कीवर्ड अंडरलाइन कर दिया। ऐसे करते करते इक्विटेबल स्पेस देते देते हर पर्सपेक्टिव को एड्रेस करेंगे, प्रोज एंड कॉन्स करेंगे, और कंक्लूजन में वे अहेड कर देंगे। कंक्लूजन में बहुत अच्छा तरीका होता है कि किसी भी कमेटी की रिपोर्ट का रिकमेंडेशन डाल दिया, नहीं तो कोई बड़ा फैक्ट डाल दिया, नहीं तो वे अहेड में कोई इनोवेटिव सोल्यूशन दे दिया। ये बहुत अच्छा तरीका होता है। ARC को कोट कर सकते हैं GS 2 के लिए, और फिर इकोनॉमिक सर्वे बजट को कोट कर सकते हैं GS 3 के लिए। IMF है, वर्ल्ड बैंक है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, उनका कोटेशन दे सकते हैं कि IMF सेड XYZ थिंग अबाउट इंडिया, IMF सेड XYZ थिंग अबाउट बैंक्स इन इंडिया, और प्राइवेटाइजेशन के लिए IMF का ये रिकमेंडेशन है। वर्ल्ड बैंक ने बोला अर्बनाइजेशन इन इंडिया इज़ मेसी। अगर आप अर्बनाइजेशन इन इंडिया इज़ मेसी लिख देंगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। वर्ल्ड बैंक का नाम लिखेंगे उसके साथ, वो अच्छा लगता है, क्योंकि वेल रेड नॉलेजेबल आप लगते हैं उससे। क्रिटिकल एनालिसिस अगर कर रहे हैं तो मेरा सजेशन ये है कि इक्विटेबल कंटेंट रखिए और बाद में कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन दीजिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि बुराई करके आगे बढ़ जाएं। उसके बाद एक चीज़ ये भी है कि आप जैसे आंसर लिख रहे हैं, उसमें मैं प्रोज लिख दिया, उसके बाद एक डायग्राम यूज़ कर दिया, डेटा लिख दिया, डेटा यूज़ करेंगे, अंडरलाइन कर दिया। कई बार ऐसा है कि आपके पास ज़्यादा डेटा है, जैसे मेरे पास होता था, तो डेटा का फ्लो चार्ट बना दिया या डेटा का बबल चार्ट बना दिया। उससे क्या होता है, रिफ्रेशमेंट होता रहता है एग्जामिनर का। ये चीज़ काफ़ी अच्छे से आप यूज़ करें तो आपका आधा मार्क जो बढ़ने वाली चीज़ होती है। जैसे काफ़ी सारे फेमस चीज़ें होती हैं किसी भी टॉपिक में, जैसे आसियान है, कॉमर्स कल्चर कनेक्टिविटी, इसका एक ट्रायंगुलर डायग्राम बना दिया। ये सब चीज़ें इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट आपको पढ़ाई के टाइम पे यू हैव टू ओरिएंट योर ब्रेन टू दीज थिंग्स। टेस्ट सीरीज़ में आपको ये बनाना है कि नहीं, मुझे मार्क्स मेरे को डायग्राम बनाना ही बनाना है, किसी भी हालत में डायग्राम बनाना है, तो आपका दिमाग उस टाइप से चलने लगेगा। और डायग्राम बहुत बड़े डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं होती, छोटे छोटे सिंपल डायग्राम विल डू। फिर एक आदत होती है कि डायग्राम के नीचे फिगर 1 लिखें, फिगर 2 लिखें, फिगर 3 लिखें।
भले ही उसका नाम ना लिखें। तो ऐसा होता है कि जब एग्जामिनर 15-20वें क्वेश्चन पे आएगा, आपने फिगर 12-18 लिखा हुआ है, फिगर 13 लिखा हुआ है, इम्पैक्ट पड़ता है कि इस बच्चे ने 13 डायग्राम बना दिया एक पेपर में, उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सब चीज़ें ज़रूर करें। और फिर आधे मार्क वाली बात है सिर्फ, और आधा मार्क अगर आपका हर क्वेश्चन में बढ़ेगा, अगर आपको 4 पेपर में 25-30 मार्क्स मिल रहे हैं, आपकी रैंक बहुत ऊपर शूट कर जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिंपल थिंग्स। आपने कुछ अलग कंटेंट नहीं पढ़ा, बट यू प्रेजेंटेड इट डिफरेंटली। और जैसे मैंने बताया था कि सोशल मीडिया यूज़ करें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उससे इनोवेटिव सॉल्यूशंस आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर में। तो ये चीज़ जो है वो आपका आधा मार्क बढ़ाने में हेल्प करती है। मेरा 2017 में पहला मेंस था, मेरे ऐसे में 105 नंबर थे, और फिर मेरी रैंक आई थी 402। अगर आप लिस्ट उठा के देखें मार्क्स की, किसी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स उठा के देखें, वो 130-120 से लेके 140 की रेंज में होते हैं। 140 से बल्कि 150 की रेंज में होते हैं, और हाईएस्ट वो 175 उस साल। अब कोई भी जानता है कि एक मार्क पे 10 रैंक खिसक रही है, और अगर आपके 50 मार्क्स नीचे हैं एवरेज सिलेक्टेड कैंडिडेट से, जैसे 140 नंबर थे एवरेज सिलेक्टेड कैंडिडेट से, उससे मेरे 35 मार्क नीचे थे, 350 रैंक का मेरे को नुकसान हुआ। तो कहा यह जा सकता है कि उसी अटेम्प्ट में मैं आईएएस बन जाता। अब हर कैंडिडेट के साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कुछ ना कुछ पेपर बिगड़ता है, पर ऐसे पेपर में काफ़ी लोग कम तैयारी करते हैं और ज़्यादा मार्क्स लेके आ जाते हैं। मैं स्ट्रगल करता था, मैंने 20-25 ऐसे लिखे थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट मेंस के पहले, फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आए। मैं बौखला गया, कोचिंग गया। 2018 के मेंस के पहले मैं कोचिंग गया था, रामास्वामी क्लासेस गया था, वहाँ पे उनने ऐसे की टेस्ट सीरीज़ कराई, प्रैक्टिस कराई। 2018 का मेंस दिया मैंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, मेरी 248 रैंक भी आ गई। मेरे को लगा ऐसे तो इंप्रूव हुआ होगा, 120 नंबर तो आए होंगे कम से कम। आए वो 79, 105 मार्क्स से मैं 79 पे पहुँच गया अगले अटैम्प्ट में। मेरे को लगा कि अब कोचिंग से कोई फ़ायदा नहीं। अब जो पिछले सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनसे मैंने पहले भी फीडबैक लिया था, बट इस बार आई रिलाइड एक्सक्लूसिवली ऑन वन सिलेक्टेड कैंडिडेट, वो मिस्टर शुभांशु जैन। ही इज़ एन IPS ऑफिसर करेंटली सर्विंग इन झारखंड, अंडरगोइंग ट्रेनिंग इन झारखंड। उसने मुझे काफ़ी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया, काफ़ी क्रिटिकल फीडबैक देते थे, तो उससे मैंने इंप्रूव करा। आज मैं ये शेयर करना चाहूँगा आपके साथ कि मैंने ऐसे में क्या करा। देखिए, ऐसे में पहली गलती मैं ये करता था कि ऐसे पेपर इज़ अबाउट पर्सपेक्टिव्स, इट इज़ नॉट अबाउट द कंटेंट। कंटेंट आपका GS में जज हो जाएगा, इंटरव्यू में भी जज हो सकता है, बट ऐसे पेपर इज़ एक्सक्लूसिवली अबाउट पर्सपेक्टिव्स। यू विल यूज़ द कंटेंट टू जस्टिफाई योर पर्सपेक्टिव, नॉट द अदर वे अराउंड। ऐसे पेपर बैलेंस डाइट की तरह होना चाहिए, हर चीज़ होना चाहिए उसमें, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, पॉजिटिव, नेगेटिव, सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ होना चाहिए। एक बैलेंस होना चाहिए, तब अच्छा फ्लो बनता है। अगर आप लॉपसाइडेड ऐसे बना देंगे, एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर जाएंगे, फिर आपके लिए कम पेज बचे दूसरे पर्सपेक्टिव पे फोकस करने के लिए, आपका ऐसे अच्छा नहीं दिखेगा। ये गलती मेरे साथ होती थी। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, जनरली मार्केट में खबर चलती है सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, इन्वायरमेंटल, इंटरनेशनल और एथिकल या जोग्राफिक, ये सब चीज़ें कवर कर दो, बन गया ऐसे। मेरा मानना है कि इससे ऐसे नहीं बनेगा। दिस इज़ वन पर्सपेक्टिव, दिस इज़ वन पर्सपेक्टिव। सोशल पर्सपेक्टिव इज़ नॉट जस्ट वन पर्सपेक्टिव। जो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल कर रहे हैं, ये एक पर्सपेक्टिव है। कैसे? मैं एग्जांपल देता हूँ। इस साल जो मैंने ऐसे लिखा कि बेटर फॉर द इंडिविजुअल माइट नॉट बी बेटर फॉर द सोसाइटी, उसमें मैंने स्टार्ट किया एक पैराडॉक्स से। फिर मैंने बोला कि इन दिस ऐसे वी विल सी हाउ बेटर फॉर द इंडिविजुअल माइट नॉट बी बेटर फॉर द सोसाइटी और इट मे बी। पहले तो ये दो पर्सपेक्टिव हो गया, हाउ इट इज़ बेटर, हाउ इट इज़ नॉट बेटर। उन दोनों को मैंने सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, इन्वायरमेंटल, इन सबसे एक्सप्लेन कर दिया। ये हो गया पहले दो पार्ट, पहले दो पर्सपेक्टिव, बेटर, हाउ इट इज़ बेटर, हाउ इट इज़ नॉट बेटर। फिर अब देखिए तीसरा पार्ट मैंने उठाया कि अगर बेटर नहीं होता है तो ऐसा क्या हो जाता है कि बेटर नहीं होता है। और तीसरे पार्ट में ही दो चीज़ें कि मतलब बेटर हो जाता है तो कैसे बेटर होता है, और नहीं होता है तो कैसे नहीं होता है। आप एनालाइज़ करेंगे उस चीज़ को। आपने कंटेंट दे दिया, फैक्ट्स दे दिए कि देखिए ऐसे ऐसे बेटर होता है, ऐसे ऐसे नहीं होता है, क्यों होता है। थिंकिंग पर्सन है, रैशनल पर्सन है, ब्यूरोक्रेट बनने वाले हैं, समझेंगे कि कैसे होता है बेटर, कैसे नहीं होता है। तो तीसरा पर्सपेक्टिव ये था कि हाउ बेटर फॉर द इंडिविजुअल मे नॉट बी बेटर फॉर द सोसाइटी, मतलब वाई इज़ इट सो, क्या उसका कॉज होता है। अब लॉजिकल बात है कि अगर मुझे कॉज समझ में आ गया कि व्हेन बेटर फॉर द इंडिविजुअल इज़ नॉट बेटर फॉर द सोसाइटी, अब मैं उसको एड्रेस करूँगा, मैं इंश्योर करूँगा कि बेटर फॉर द इंडिविजुअल इज़ बेटर फॉर द सोसाइटी। चौथा पर्सपेक्टिव ये था, लॉजिकल कंक्लूजन है, लॉजिकल बात है। अब अगर कंक्लूजन की तरफ मैं जाऊँगा, चार पर्सपेक्टिव हो गया बॉडी में, कंक्लूजन की तरफ मैं जाऊँगा तो मैं ये बताऊँगा कि अब अगर बेटर फॉर द इंडिविजुअल विल बिकम बेटर फॉर द सोसाइटी, तो मैं किस तरफ सोसाइटी को ले जाना चाहता हूँ। अगर मेरे पास ये पावर आ जाए कि बेटर फॉर द इंडिविजुअल में बेटर फॉर द सोसाइटी इंश्योर कर दूँ, तो किस तरफ मैं सोसाइटी को ले जाना चाहूँगा। और ऐसे फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन हो गया कि देखिए अगर हम ये इंश्योर कर पाएँ तो हम ऐसी सोसाइटी की तरफ जाके देख सकते हैं, ऐसी सोसाइटी को इमेजिन कर सकते हैं, ऐसी सोसाइटी को टारगेट कर सकते हैं और ऐसी सोसाइटी बन सकते हैं। ये हुआ था मेरा फ्यूचरिस्टिक ऐसे का कंक्लूजन। तो पर्सपेक्टिव 4-5 मैंने डिस्कस कर दिए। मेरा एडवाइस कैंडिडेट्स के साथ यही है कि कैंडिडेट्स को यही है कि देखिए आप 4-5 थीमेटिक क्वेश्चंस बनाइए, उनको एड्रेस कीजिए। सिर्फ सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल करने से नहीं चलेगी बात। दूसरा, मैं अपने पॉइंट को ऐसे सपोर्ट करना चाहूँगा, देखिए GS में आपको 4000 वर्ड लिखने होते हैं, 150 वर्ड 10 नंबर क्वेश्चंस में और 250 वर्ड
15 नंबर क्वेश्चन में, तो 2500 और 1500 4000 वर्ड लिखने होते हैं। ऐसे में आपको साफ साफ बोला गया है 1000 से 1200 वर्ड का एक ऐसे। एट मैक्स आपको 2400 वर्ड लिखने होते हैं। तो आपको 3 घंटे दिए 2400 वर्ड लिखने के लिए, 3 घंटे दिए 4000 वर्ड लिखने के लिए। इसमें कुछ गैप आपको दिख रहा होगा, कुछ खाली टाइम यूपीएससी ने आपको दिया है। वो खाली टाइम होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग का टाइम। मतलब आप जनरली कैंडिडेट्स ऐसे ही करते हैं कि 20 से 25 मिनट सोचते हैं और 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटा 5 मिनट लिखते हैं एक ऐसे। तो यूपीएससी हैज़ द राइट टू एक्सपेक्ट सम लॉजिकल कंक्लूजन आउट ऑफ द ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन दैट यू हैड। 25 मिनट आपने बैठ के सोचा, आप थिंकिंग इंडिविजुअल है, एनालिटिकल इंडिविजुअल है, रैशनली माइंडेड इंडिविजुअल है, ऐसा यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है और ऐसा आपको दिखाना है। तो सिर्फ सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक कल्चरल से नहीं होगा। आपने उसमें एनालाइज तो कर दिया सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक कल्चरल है, उसका कारण क्या है, डेप्थ में तो जाइए, कुछ लर्निंग निकालिए, कुछ थीसिस स्टेटमेंट जो बोलते हैं ऐसे में वो निकालिए, और वो चीज़ जो है आपके ऐसे को स्टैंड आउट कराएगी। वरना सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक कल्चरल तो हर न्यूज़पेपर पढ़ने वाला कैंडिडेट कर देगा। अगर आप कुछ लर्निंग निकालते हैं, कुछ कंक्लूजन निकालते हैं, कुछ ऐसा निकालते हैं कि ये चीज़ हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये अभी ऐसा नहीं हो रहा है, ये पर्सपेक्टिव है मेरा इस टॉपिक पे, वो चीज़ अगर आप कर पाते हैं ऐसे में तो वो आपको हेल्प करेगा। और यही मेरे ख्याल से ऐसे पेपर इज़ ऑल अबाउट। 2 साल मैं फेलियर देख चुका हूँ। अभी जब मार्क्स आएंगे इस साल के तो आई विल बी एबल टू एनालाइज इट बेटर। बट 2 साल मेरे कम मार्क्स है क्योंकि मैं ये सब चीज़ें नहीं करता था। आई एम्फेसाइज ऑन कंटेंट कि ऐसे पेपर है 1200 वर्ड लिखेंगे, कंटेंट लिखेंगे, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक कल्चर करेंगे, 4 सोशल पर्सपेक्टिव लिख देंगे, 4 इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव लिख देंगे। तो दैट बिकम्स आइदर अ लॉपसाइडेड ऐसे और जस्ट अ बॉडी ऑफ फैक्ट्स। तो ऐसा नहीं होगा। और ऐसे में एग्जांपल्स लिखेंगे। एग्जांपल्स लिखना होता है अपने सोशल पर्सपेक्टिव किसी भी चीज़ को या इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव इस चीज़ को सब्सटैंशिएट करने के लिए। एग्जांपल्स कहाँ से उठाएंगे? गवर्नमेंट की स्कीम्स हो सकती हैं, डेटा हो सकता है, डेटा इज़ लेस प्रेफर्ड क्योंकि डेटा से फ्लुएंसी कम होती है। गवर्नमेंट की स्कीम्स हो सकती हैं, इंटरनेशनल बॉडीज़ के एग्जांपल हो सकते हैं, एनजीओज़ के एग्जांपल हो सकते हैं। मैं कई बार एम्फेसाइज करता था कि जैसे मैंने बताया था सोशल मीडिया पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, फेसबुक पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का पेज है, उस पर बहुत अच्छे एग्जांपल्स आते हैं। वो डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं अपने ऐसे के इंट्रोडक्शन में और बॉडी में भी। तो ये चीज़ मेरे को ऐसे में हेल्प करी। होपफुली द स्कोर्स विल रिवील मोर। देखिए अब आते हैं इंटरव्यू पे, जो यूपीएससी एग्ज़ाम का तीसरा फेज़ है। काफ़ी सारा कन्फ्यूजन रहता है, काफ़ी सारा हवा बना हुआ है मार्केट में कि कई बार 160 नंबर आ जाते हैं, फिर 190 आ जाते हैं, फिर 140 आ जाते हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा करें क्या। ये मैं बात बोलूँगा सबसे पहले एट द गेट गो, इंटरव्यू की स्टार्टिंग में इट डिपेंड्स ऑन लक होता है। कई बोर्ड मार्क्स देते हैं, कई बोर्ड मार्क्स नहीं देते हैं, कई बार आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है, कई बार नहीं जाता है। बट आपके हाथ में क्या है? बोर्ड सेलेक्ट करना तो है नहीं। उस दिन में आपका लक क्या है वो भी आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है मेहनत करना। और ये मैं एम्फेसाइज करूँगा, ओवर द ईयर्स आई हैव रियलाइज दैट द हार्डर यू वर्क द लकियर यू गेट। जितनी आप मेहनत करेंगे किस्मत उतनी अच्छी चलेगी। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव वाली बात होती है कि आपने मेहनत करी, यू गेव योर कंप्लीट सेल्फ, तो उसका रिजल्ट मिल भी जाता है कई बार। और जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं रिजल्ट मिलने के। इस चीज़ के साथ मैं इंटरव्यू का एड्रेस शुरू करना चाहूँगा। देखिए, इंटरव्यू की बात करने से पहले मैं अपना डैफ आपको बता दूँ, जिससे आप थोड़ा समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ और थोड़ा रिलेट भी कर पाएंगे। तो मैंने बताया था अपने दूसरे वीडियो में कि मैं भोपाल से हूँ और मैंने स्कूलिंग भोपाल से ख़त्म करी। आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद मैंने आईआईटी कानपुर में जब मैं था तब यूएस और कनाडा में 2 समर इंटर्नशिप्स करी थी। दोनों रिसर्च इंटर्नशिप्स थी। आई वॉज पेड बाय दोज गवर्नमेंट्स। मेरे को अपनी तरफ से कोई पैसे नहीं लगाने पड़े थे। तो वहाँ पे एमोल्यूमेंट वाला जो पार्ट होता है उसमें मेरे को लिखने मिलता था कि मेरे को आई वॉज पेड बाय दोज गवर्नमेंट्स। उसके बाद जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ तब मैंने इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम लिखा था। इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम लिखने से लेकर आपकी ज्वाइनिंग तक 1.5 साल का गैप होता है। 1.5 साल के लिए मैं रिसर्च एसोसिएट था आईआईटी कानपुर में अंडर डॉक्टर सुधीर मिश्रा। डिपार्टमेंट के प्रोफेसर से उनके साथ मैंने 3 कोर्सेज़ करे थे, तो मैं रिसर्च एसोसिएट था वहाँ पे। उसके बाद मेरी दिसंबर 2014 में रेलवेज़ में ज्वाइनिंग हुई एज IRSE प्रोबेशनर, एज एन IRSE प्रोबेशनर इन इंडियन रेलवेज़ थ्रू इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम ऑफ UPSC। फिर मैंने सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2017 लिखा, 18 लिखा, 19 लिखा और 2015 का प्रीलिम्स लिखा था, वो मेरा क्लियर नहीं हुआ था। फिर अगर आप अपन जो पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरे वाले स्पेसिफिकेशंस में आते हैं तो उसमें मेरा ये था कि 2 बार एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड आईआईटी कानपुर से, फिर MCM स्कॉलरशिप आईआईटी कानपुर से, फिर कोऑर्डिनेटर एंड असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर इन नेशनल अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन चैलेंज, स्टूडेंट गाइड इन काउंसलिंग सर्विस इन आईआईटी कानपुर। उसके बाद 3 मेरे रिसर्च पब्लिकेशन थे। एक पेटेंट अप्लाई कर रखा है मैंने, अभी प्रोसीजर में है। और उसके बाद मेरे NTPC के साथ कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट था कॉलेज में, और वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज अबाउट स्ट्रक्चर्स, ये एक मेरी हॉबी थी। तो ये सब चीज़ें मेरे डैफ में थी। अब आप समझ ही गए होंगे कि आई कम ऑफ एज अ वेरी अकेडमिकली इंक्लाइंड स्टूडियस पर्सन। तो दिस ब्रिंग्स मी टू माई फर्स्ट पॉइंट कि इंटरव्यू में क्या करना चाहिए। पहली चीज़ इंटरव्यू में ये है कि यू हैव टू शो अ कंसिस्टेंसी बिटवीन द वे यू हैव रिप्रेजेंटेड योर सेल्फ ऑन पेपर एज वेल एज द वे यू हैव कम अक्रॉस एज अ पर्सन इन द बोर्ड। मतलब जैसा आपने खुद को पेपर पे दिखाया है डैफ में, आपके पास फ्रीडम था, आप कुछ भी भर सकते थे, कुछ
जैसा आप दिखाना चाहते थे वो आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आपको आप स्पोर्ट्स पर्सन दिखाना चाहते हैं, लीडर दिखाना चाहते हैं, एकेडमिक दिखाना चाहते हैं, वैसा आप खुद को प्रोजेक्ट कर सकते थे। आप ये दिखाना चाहते थे कि मैंने डाइवर्स फील्ड्स में काम करा है, वो भी प्रोजेक्ट कर सकते थे। तो यूपीएससी ने आपको फ्रीडम दिया, बट अब यूपीएससी एक्सपेक्ट करेगी ना कि जो आपने पेपर पे लिखा है वैसे आप लगेगी बात करने में, कि ऐसा नहीं कि पेपर पे कुछ है बात करने में कुछ है। ये इनकन्सिस्टेंसी दिखती है तो अच्छा नहीं लगता है। तो जैसा आप बात करने में है, जैसा आपकी पर्सनैलिटी है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी शेप होती है आपके एक्सपीरियंसेस से, है कि नहीं। आप जो सीखे, आपने जो काम किया, जो आपने सोचा समझा, जहाँ आपके एक्सपोजर रहे, वहाँ से आपकी पर्सनैलिटी शेप होती है। तो ये कंसिस्टेंसी बोर्ड देखना चाहता है। तो ये कंसिस्टेंसी आप ज़रूर देखें। आप अपनी जो तैयारी कर रहे हैं तो वैसे ही ओरिएंट करें खुद को तैयारी में, कि जैसा आपने डाइव भरा है। अगर आपने एकेडमिकली इंक्लाइन डाइव भरा है जैसे मेरा था, तो यू हैव टू कम अक्रॉस एज अ स्टूडियस, एज अ नॉलेजेबल पर्सन, एज अ पर्सन हु इज़ इंक्लाइन टू इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स, जिसको चीज़ें सीखना अच्छा लगता है, जिसको चीज़ें समझना अप्लाई करना अच्छा लगता है। इंसिडेंटली ये मेरा मोटिवेशन भी था तैयारी के लिए और सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए। तो ये चीज़ मैं इंटरव्यू में दिखाने की कोशिश करता था। दूसरी चीज़ इंटरव्यू में ये है कि दे वॉन्ट अ बैलेंस्ड पर्सन। बैलेंस वर्ड बहुत ज़्यादा चलता है, हर किसी ने सुना है। अब बैलेंस का मतलब क्या है? बैलेंस का सीधा सीधा मतलब है कि ट्रूथ नेवर लाइज इन द एक्सट्रीम्स, ट्रूथ नेवर लाइज इन जनरलाइज स्टेटमेंट्स, ट्रूथ लाइज समवेयर इन द मिडिल ऑफ द टू एक्सट्रीम्स। कोई चीज़ आइडियली बुरी नहीं, एकदम अच्छी नहीं है, और कोई चीज़ एकदम बेकार नहीं है। चीज़ें का सच हमेशा बीच में होता है। वो सच आपसे देखते बनना चाहिए, क्योंकि आप गवर्नमेंट में रहेंगे, आपको अच्छे ओपिनियंस भी मिलेंगे, बुरे ओपिनियंस भी मिलेंगे। एकदम अच्छा लिटरेचर भी मिलेगा जो सब कुछ कह रहा है बहुत कुछ अच्छा है, और ऐसा लिटरेचर भी मिलेगा जो कह रहा है कि वी आर लिविंग इन हेल, सब कुछ बर्बाद है। तो आपको इसका कंबाइंड ओपिनियन देखते बनना चाहिए। बीच में आप जो सच है उसको पकड़ पाएँ, ऐसी चीज़ें देख पाएँ, और फिर उस सच से उसका ख़राब जो एस्पेक्ट है वो भी देख पाएँ, उसको इम्प्रूव भी कर पाएँ। तो बैलेंस तो ये हो गया कि मैंने ट्रूथ लाइज इन द मिडल, वो चीज़ पकड़ पाएँ। उसके बाद यूपीएससी ये चाहता है कि आप पॉजिटिव ओरिएंटेड पर्सन हो, सिनिकल ना हो, स्केप्टिक ना हो कि कुछ नहीं हो सकता, इंडिया का कुछ नहीं हो सकता, कहीं भी सब बर्बाद है, ऐसे पर्सनैलिटी ना हो आपकी। वो कैसे करेंगे? अब सिनिकल स्केप्टिक का मतलब ये नहीं कि आप नाइव हो जाएँ, कि मतलब आप चीज़ें समझ ही ना पाएँ। आप चीज़ों की जो ख़राब पर्सपेक्टिव है वो देख पाएँ, बैलेंस्ड ओपिनियन ले पाएँ चीज़ों पे, और कंस्ट्रक्टिवली उस पर आगे बढ़ पाएँ। ये यूपीएससी चाहता है। रैशनल थिंकिंग इंडिविजुअल हु इज़ अ पॉजिटिवली इंक्लाइंड पर्सन, हु इज़ एन ऑप्टिमिस्टिक येट प्रैग्मेटिक पर्सन। तो प्रैग्मेटिक पर्सन कैसे बढ़ेंगे? बैलेंस ओपिनियन कैसे लेंगे? रैशनली सोचेंगे। आपको इंटरव्यू में ओपिनियंस लेने को बोला गया है, जनरली पता रहता है कि ओपिनियंस लेना, कंट्रोवर्शियल चीज़ें पूछी जाती हैं, तो एनालाइज़ करेंगे, फैक्ट्स यूज़ करेंगे, अपना जो नॉलेज है उसको यूज़ करेंगे, उससे ओपिनियंस बनाएंगे, और उसी से आगे कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशंस बनाएंगे। तो मैंने बताया था कि कंसिस्टेंसी, बैलेंस, पॉजिटिव और प्रोग्रेसिवनेस। एक प्रोग्रेसिव इंडिविजुअल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बैकवर्ड लुकिंग इंडिविजुअल है। आगे अप्रोच होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए, आगे बढ़ते बनना चाहिए। लीडरशिप वाली बात होती है जो आपकी not only you are able to take an initiative, but you are also you are able to make people follow you and get inspired by your initiatives. वो वाली चीज़ आपके इंटरव्यू में दिखना चाहिए। अब वो कैसे दिखेगा? आप अपने एग्जांपल्स दिखा सकते हैं लाइफ से कि मैंने ये चीज़ें इनिशिएटिव लिए थे, ये इंप्लीमेंट करे थे। आपसे ओपिनियंस पूछ रहे हैं तो आप रैशनल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे ओपिनियन दें। मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि राज्यसभा टीवी हम में से हर कोई देखता है, उसमें एक एडवोकेट आते हैं JSI दीपक। उनको आप अगर सुनेंगे वो कितना रैशनली अपनी बात को प्रेजेंट करते हैं, कितना एनालिटिकली अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट करते हैं, वैसा चीज़ अगर आप प्रेजेंट कर पाएँ इंटरव्यू में, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैंने बोला था, कंसिस्टेंसी बिटवीन हाउ यू हैव रिप्रेजेंटेड योरसेल्फ एज ऑन पेपर एंड हाउ यू कम अक्रॉस एज इन द बोर्ड। कंसिस्टेंसी अब मेरी कैसे रहेगी? अब मैंने बताया था कि मेरा एकेडमिक प्रोफाइल है, तो काफ़ी नॉलेजेबल टाइप लगना चाहिए। अब नॉलेजेबल लगने के लिए मैं GS में तो ये नहीं कर सकता, वहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं। अपने डैफ में तो कर सकता हूँ, तो मैं अपने डैफ को इंटेंसिवली प्रिपेयर करता था। रेलवेज़ के लिए जैसे मैंने बताया, मैं रेलवे था, भोपाल MP जितना हो सकता था मेरे से, और रिसर्च वगैरह जैसे मेरा रिसर्च बैकग्राउंड है, फिर इंटरनेशनल जैसे US और कनाडा के रिलेशंस थे, फिर सिविल इंजीनियरिंग मेरा ग्रेजुएशन भी था, इंजीनियरिंग सर्विस भी था, ऑप्शनल भी था और हॉबी भी था, प्लस कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स भी थे और रिसर्च भी थे। तो उसमें मेरे को एक्सपर्ट लगना चाहिए, एटलीस्ट आई शुड कम अक्रॉस एज अ एक्सपर्ट टू द बोर्ड कि बहुत नॉलेजेबल है सिविल इंजीनियरिंग में। इसीलिए मैं नॉलेज पे काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज़ करता था इंटरव्यू में। वो आपको रैशनल आर्ग्यूमेंट्स बनाने में हेल्प करेगा, कंसिस्टेंसी दिखाने में भी हेल्प करेगा। प्लस देखिए, अब यूपीएससी में बोलते हैं कि यू शुड डेवलप अ कॉन्वर्सेशन विद द बोर्ड। कॉन्वर्सेशन बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने 2 लाइन बोल दी, आप इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं, आपको एक्सचेंज करते बनना चाहिए बोर्ड के साथ। अब वो कैसे बनेगा? रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, नेचुरली दे आर अकेडमिकली इंक्लाइंड पर्सन। जितने भी आप मेंबर्स देखेंगे यूपीएससी में, जितने भी एक्सटर्नल आते हैं, हम सुनते हैं कि प्रोफेसर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। अब दे आर अकेडमिकली इंक्लाइंड पर्सन, तो आप उनके साथ नॉर्मल क्वालिटेटिव बात करके यू आर लेस probable to develop an intellectual conversation with them. You have to develop an intellectually stimulating conversation with the board members. वो आप कैसे करेंगे? आप कुछ ऐसा फैक्ट बताएं, कुछ नई डॉक्यूमेंट्री देखें, कुछ नया वीडियो देखें, कुछ नया टेक्स्ट पढ़ें, कुछ नया लिटरेचर पढ़ें। अब वो आप अगर उनके सामने प्रेजेंट कर पाए कि बोर्ड मेंबर्स को लगे कि ये तो मुझे पता ही नहीं था,
और वो उसमें इंटरेस्टेड हो जाएंगे, फिर वो आपसे इंक्वायर भी करेंगे उसके बारे में, और फिर कुछ आप ऐसी नई चीज़ उनको बता पाएँ जो उनको नहीं पता था, और फिर आपने उनको कुछ नया चीज़ कंट्रीब्यूट कर पाया, तो दैट क्रिएट्स अ वेरी पॉजिटिव इंप्रेशन फॉर यू इन द बोर्ड। तो ये मेरा टारगेट रहता था एटलीस्ट अपने डैफ में। सिविल इंजीनियरिंग में वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज़ मेरी हॉबी थी। हर बार मैं कुछ ना कुछ ऐसा करके आता था, कुछ ना कुछ नया फैक्टॉइड दे के आता था जो बोर्ड मेंबर्स को ना पता हो। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, मेरे 2017 के इंटरव्यू में, अरविंद सक्सेना सर का बोर्ड था, 2017 एग्जाम के इंटरव्यू में 4 मेंबर्स ने मेरे डैप से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे। आई वॉज एबल टू गिव गुड आंसर्स। एक बोर्ड मेंबर थे, ही वॉज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू मेक मी से नेगेटिव थिंग्स। उन्होंने मेरे से पहला क्वेश्चन ये पूछा कि देखिए कानपुर में रहे आप, IIT कानपुर में, कानपुर तो बहुत वायलेंट सिटी है, उसमें उनने मेरे से कुछ नेगेटिव बुलवाने की कोशिश करी। फिर बोलते हैं इंडिया में रोड्स तो इतनी आड़ी टेढ़ी बनती हैं, सीधी रोड्स ही नहीं बनती, उसका क्या कारण है। फिर उनने एक ये क्वेश्चन मेरे से पूछा कि देखो रेलवेज़ में इतनी कॉलोनियल मेंटालिटी है कि लोग रोड ट्रैक पे मरते रहते हैं, ट्रेन ट्रैक पे लोगों के ऊपर चढ़ जाती हैं, ट्रेस पासिंग होती है, लोग मर जाते हैं, इतनी कॉलोनियल मेंटालिटी क्यों है रेलवे में। तो हाईवे वाले क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया कि सर देखिए कई बार वो बात ये है कि रोड्स सीधी नहीं बनती हैं। क्यों नहीं बनती हैं? कई बार लैंड एक्विजिशन नहीं हो पाता है, ज़मीन नहीं मिल पाती है फॉर वट एवर रीज़न। कई बार जियोलॉजी ऐसी होती है उस पर रोड आप बना नहीं सकते, टोपोग्राफी सही नहीं होती है, आड़ टेढ़े आपको रोड बनाने पड़ते हैं क्योंकि लैंड सही नहीं है वहाँ पे, पर रोड बनाएंगे तो बैठ जाएगी, गड्ढे आ जाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है कुछ ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स होते हैं कि आपको यहाँ इस गांव से रोड निकालनी है, यहाँ मंदिर है वहाँ से रोड निकालनी है, तो वो आपको करना पड़ता है। तो इस बार कई बार आपको आड़े टेढ़े टर्न्स लेने पड़ते हैं। और कई बार इट इज़ बाय डिज़ाइन, इट इज़ नॉट जस्ट बाय फ्लॉज, इट इज़ बाय डिज़ाइन। क्यों? मैंने बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ भारत राज्यसभा टीवी की एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ है वो देखा था। उसके फर्स्ट एपिसोड में एंड में लाटियंस दिल्ली की बात हुई है। उसमें उन्होंने बताया कि पहले जब एडमिन लाटियंस दिल्ली प्लान कर रहे थे तो उनने न्यूयॉर्क और मैड्रिड के पैटर्न पे, ग्रिड पैटर्न पे रोड्स डिज़ाइन करी। फिर उनको बताया कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा आंधी आती है, लू चलती है, हवा चलती है तेज़, और अगर आप सीधी रोड बना देंगे तो बहुत तेज़ स्पीड का आंधी गेन कर पाएगी और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी रेसिडेंट्स को वहाँ रहने में। तो उन्होंने हेक्सागोनल पैटर्न पे रोड्स बनाई। अब ये नॉलेज मुझे मिला था राज्यसभा टीवी की बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ भारत टीवी सीरीज़ देख के। ये मेरा खुद का तो नॉलेज नहीं है, पर ये मैंने बोर्ड में प्रेजेंट किया था एंड इट वाज पॉसिबल, इट वाज क्वाइट लाइकली कि बोर्ड मेंबर्स ने वो टीवी सीरीज़ ना देखी हो या उनको ना पता हो। तो ये एक अलग पर्सपेक्टिव हो जाता है। अगर आप ऐसे बोल देते कि नहीं सर हाँ बात तो सही है, इंडिया में रोड्स तो आड़ी टेढ़ी बनती है, ऐसे ही काम चलता है, इंजीनियर्स उतना अच्छे काम नहीं करते, काफ़ी नेगेटिव इंप्रेशन जाता है, नेगेटिव पर्सपेक्टिव बनता है। आपने जनरलाइज़ कर दिया स्टेटमेंट को, ऐसे नहीं करना है। कुछ रीजंस होते हैं, लोग कुछ सोच समझ के काम करते हैं, कई बार कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, गलतियों को एक्सपेक्ट कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, सोच समझ के काम जो कर रहा है उसकी बात पता है क्यों सोच समझ के कर रहा है। और कुछ अगर आप नया कंट्रीब्यूट कर पाते हैं बोर्ड में, दैट विल सेंड योर इंटरव्यू टू अ नेक्स्ट ऑर्बिट, और फिर आपके मार्क्स शूट करेंगे। और उस अटेम्प्ट में आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू गेट 193 आउट ऑफ 275, जो इट इज़ अ रिलेटिवली गुड स्कोर। तो ये चीज़ मेरा अप्रोच रहता था कि अपने डैफ में एटलीस्ट मैं कुछ नया प्रेजेंट कर पाऊँ बोर्ड मेंबर्स के सामने। वैसे 2017 के इंटरव्यू में ग्रीन बिल्डिंग की बात चल रही थी, क्लाइमेट चेंज की बात चल रही थी, तो फिर बात हुई थी मार्स वगैरह पर रहने की। तो मैं लेके गया था, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, मैंने खुद टेराफॉर्मिंग वर्ड डाला था इंटरव्यू में, जो इट इज़ रिलेटिवली रेयर इन माई अंडरस्टैंडिंग। वैसे ही 2018 के इंटरव्यू में भी हुआ, 2019 के इंटरव्यू में भी हुआ। 2017 में फाइनेंशियल ईयर 18 में रेलवेज़ हैड अचीव्ड माइलस्टोन्स। मैंने आपको बताया था कि मैंने नोटबुक का स्टैक बनाया, उसमें नोटबुक का स्टैक बनाया GS1 का, उसमें नोटबुक बनाया टॉपिक वाइज 21 टॉपिक्स की। उसके बाद एक नोट बनाया जैसे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन विमेन, ऑन चिल्ड्रन, ऑन सीनियर सिटीजन्स, ऑन ट्राइब्स। ये सब उस नोटबुक के अंदर ये सारे नोट्स होंगे। अब इस पर जैसे डेटा आया अपडेट होता गया, कलेक्ट होता गया। पर मैं करता ये था कि हफ्ते भर का नोट बनाया, एक नोट में वर्कबुक नाम की एक मेरा नोट हुआ करता था, उसमें हफ्ते भर के नोट्स बना लिए। तो मंडे से लेके सैटरडे तक, फ्राइडे तक नोट्स बनाए। अब सैटरडे संडे आया, अखबार थोड़ा कम होता है, न्यूज़पेपर में थोड़ा कम कंटेंट होता है, टाइम ज़्यादा होता है खाली, तो उन नोट्स को रिवाइज़ किया, उनको फिर से ट्रिम किया, छोटा कर लिया, उन नोट्स को ट्रिम किया, फिर उनको रेलेवेंट नोटबुक्स में डाला। ऐसा नहीं कि पहली बार नहीं आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, ऐसे नहीं करेंगे, रिवाइज़ करेंगे, छोटा करेंगे, ट्रिम करेंगे, फिर दूसरे तीसरे इटरेशन में और ज़्यादा ट्रिम हो जाते हैं वो नोट्स, फिर आपके और अपडेटेड नोट्स बनते हैं। रिवाइज़ करते जाइए बार बार, जब टाइम मिले, प्रीलिम्स के बाद, मेंस के बाद, इंटरव्यू के बाद, जब टाइम मिले छोटा करते जाइए नोट्स को साल भर के। साल भर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, साल भर नोट्स बनाएंगे। ऐसा नहीं कि XYZ मटीरियल आ रहा है, कि जिससे मैंने आपको बताया था, क्योंकि साल भर अगर आप नोट्स बना रहे हैं, छोटा करते जा रहे हैं, तो आपकी फ्लुएंसी बनी रहती है मटीरियल के साथ। XYZ मटीरियल आ रहा है तो फिर आप ब्रेक्स ले लेते हैं, बड़े बड़े कंटेंट के साथ फेमिलियर नहीं होते हैं, और फिर उसमें आपको काफ़ी सारे लम्प्स में काम करना पड़ता है। और लम्प्स में मैंने तो आपको बताया था कि मेरे साथ ऐसा होता था, मैं ज़्यादा पढ़ूंगा एक साथ तो रिटेन नहीं होगा, धीरे धीरे टाइम के साथ पढ़ूंगा तो रिटेन होगा, रिप्रोड्यूस भी होगा, इंटरनलाइज भी होगा। तो ऐसे मैंने अपने नोट्स बनाए थे, कंटेंट मैं धीरे धीरे करके छोटा करता गया था। तो ये मेरा नोट्स मेकिंग का तरीका था। फिर यही छोटा करते टाइम, जो मैंने बताया ट्रिम करते टाइम, जो डेटा वगैरह होता था, मेरे पास इनोवेटिव आइडियाज़ होते थे, उसका मैं अलग नोट बना लेता था। इनोवेटिव आइडियाज़, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या फिर ऐसे एग्जांपल्स, ये करके मेरा अलग नोट था। GS 1 2 3 4 के कंटेंट के अलग नोट्स थे, ऐसे एग्जांपल्स के अलग नोट्स थे।
तो एग्जांपल्स जो इसमें एक्सप्लिसिटली टॉपिक के हिसाब से वो मैं अरेंज करता जाता था, और फिर वो एकदम आखिरी टाइम में जब आपका 1-2 महीने बचे वो आप रोज़ रिवाइज़ कर लीजिए तो वो रिप्रोड्यूस होने लगता है काफ़ी अच्छे से। वैसे ही मैंने द वॉल नाम का एक नोटबुक बनाया था, GS1 द वॉल, GS2 वॉल, 3 वॉल। उसमें जो भी मेरे को डेटा मिलता था रेलेवेंट, सेकंड रिवीजन के टाइम पे, फर्स्ट रिवीजन के टाइम पे, नोट्स को ट्रिम करते टाइम, संडे को जब मैं नोट्स ट्रिम कर रहा हूँ, वो डेटा मैं डालता जाता था उसमें। और सिर्फ डेटा नहीं, मैंने उसका द वॉल का जो नोट था उसका स्ट्रक्चर ये था कि सबसे पहले पॉलिसी, फिर लॉ, फिर स्कीम, फिर डेटा, फिर कमिटी। ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड फॉर्मेट था, पॉलिसी, लॉ, स्कीम, डेटा, कमिटी। ये सारी चीज़ें मैं इकट्ठी करता जाता था, फिर मेंस के टाइम पे दीवार पे चिपका देता था और घूमते फिरते उनको याद करता रहता था, और वो आंसर में एज इट इज़ ऑब्जेक्टिव वैल्यू एडिशन के रूप में काम आता था मेरा। तो ये जो मैंने आपको बताया था कि मैं डेटा यूज़ कर रहा हूँ, 21-22 पॉइंट्स यूज़ कर रहा हूँ, उसमें कई सारे यही सब होते थे, लॉज हैं, स्कीम्स हैं, डेटा हैं। तो नॉट ओनली द एग्जैक्ट लॉ और स्कीम और डेटा, वो आपको पॉइंट बनाने में भी हेल्प करता है, एनालाइज़ करने में भी हेल्प करता है कि ये लॉ हमारे पास था, उसके प्रोज कॉन्स ये हैं, ऐसे करके। तो नोट्स, स्टैटिक जो आपके स्टैटिक नोट्स हैं, डायनामिक नोट्स हैं, न्यूज़पेपर से नोट्स हैं, वॉल्स, एग्जांपल्स, ये सारे करके मैंने नोट्स बनाया था। इससे वैल्यू एडिशन करता था मैं ऐसे और इंटरव्यू में और जीएस में भी।